एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2386 2396। जोकर का रूप पहले से ही विशाल हब के ऊपर उभरा हुआ था। चाहे वे कहीं भी खड़े हों, जब तक कोई शहर के 2 दर्जन मील के दायरे में है, वे जोकर की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि सामान्य फीकी लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के बजाय मुखौटे पर एक टेढ़ी मुस्कान है। नमस्ते अकादमिक क्षेत्र के मेरे प्यारे निवासियों, मुझे आप सभी की बहुत याद आए और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। मैंने देखा है कि लगभग सभी भुगतान समय पर आ रहे हैं। जो लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं जल्द ही अपनी ओर से किसी को भेजूंगा ताकि अनुबंध के अनुसार आपका बकाया ऋण वसूला जा सके, इसलिए कृपया मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करें। अभी मैं यहाँ कुछ और देने आया हूँ। आवाज थोड़ी रुकी। अब तक सैम जो प्रतिक्रिया चाहता था वह हो चुकी थी। जो बुजुर्ग लोग अकादमियों के अंदर थे वे आखिरकार बाहर आ गए और उन्होंने हमको घेर लिया। उन्होंने उस पर हमला नहीं किया क्योंकि खूनी रथ एक द्वेषपूर्ण भाव के साथ आया था। वह अभी भी अनुबंध से बंधा हुआ है और उसे हक की रक्षा करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा लिंग त्यान भी पास में ही खड़ा है। भले ही कोई प्रत्यक्ष और ठोस सबूत न हो, लेकिन हक के सभी संकेत सैम की ओर इशारा कर रहे हैं और वे अभी भी नहीं जानते कि सैम का बचाव करने के लिए बाहर आया लिंग त्यान अगर वे कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे तो उनसे निपटेगा या नहीं। 2 अवरोधक। उनके पास खुद को परखने के लिए 2 जीवन नहीं है। मैंने सुना है कि प्रतिबंध हटा लिया गया है, तो सभी ने पहले ही अपने हथियार निकाल लिए होंगे। लेकिन आप किसके पीछे जा रहे हैं? क्या आप हब्स के पीछे जा रहे हैं? पिछली बार किसी ने ऐसा किया था लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। सूचना लीक होने के कारण सनातन क्षेत्र में अभी भी तनाव है। क्या आप प्रबंधकों के पीछे जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वे अकादमिक क्षेत्र में हैं, और अगर वे हैं भी तो आपको पहले उन्हें पकड़ना होगा। आपके पास उन पर बहुत ज्यादा और लगभग ईश्वरीय लाभ होने के बावजूद वे इस क्षेत्र से बिना किसी नुकसान के निकलने में कामयाब रहे, वह भी ओलंपियन क्षेत्र के कई चौथी कक्षा के छात्रों के सिर लेने के बाद। मुझे संदेह है कि आप उन्हें इतनी आसानी से पहचान पाएंगे। तो फिर क्या बचा? मैंने सुना है कि तुम हमारे बीच हुए लेन देन के लिए सैम के पीछे पड़े हो। ये बुरा विचार नहीं है। शायद मैं ये परख सकूं कि मेरा दिल कितना कोमल है और सैम की दुर्दशा देखकर क्या ये पिघल जाएगा। ये कल्पना करना कठिन है कि वह आदमी आप जैसे लोगों के हाथों कष्ट झेल रहा होगा। खैर, तुम उसके साथ जो चाहो करो। हालांकि मैं उपहार लेकर वापस आया हूं और मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी प्राथमिकता अभी भी उसके पीछे जाना होगी। मुझे एहसास हुआ कि अकादमिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति का कारण यह है कि हर कोई जानता है कि वहां कुछ ऐसी जानकारी है जो उन्हें दोषी ठहरा सकती है। वे नहीं जानते कि उस पर किसका नियंत्रण है और उस जानकारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा। तो आप सैम के पीछे जा रहे हैं, वह एक तिनका जो आपके अकादमिक क्षेत्र को हब से जोड़ता है। बेशक लाभ का सवाल भी है। आप मूर्ख होंगे यदि हब की तकनीक पर ध्यान न दें। तो हो सकता है कि आप भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत उबाऊ और पूर्वानुमानित है, बहुत ही घिसा पिटा। जब मैं इस क्षेत्र से दूर था तब मैंने सोचा कि मैं इस घिसे पिटेपन को नष्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने उन विचारों पर विचार किया जो आपके दिखावे को तोड़ देंगे और आपको एक वास्तविक धक्का देंगे ताकि आप अपने बदला लेने के लिए इन तुच्छ चालों और आत्मधर्मी मुखौटे से परे सोचें। फिर मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तो मैं यही करने जा रहा हूं। मैं आप सभी को एक नई पक्षी कठपुतली भेजूंगा, आप सभी के लिए एक, और वह पक्षी कठपुतली एक बार फिर कलाई बैंड के साथ आएगी। हालांकि इस बार पक्षी कठपुतली पर वे सभी प्रतिबंध नहीं होंगे जो आपने पहले देखे थे। आप सीधे इसके डिजाइन और आंतरिक तंत्र को देख सकते हैं ताकि आप आश्वस्त हो सके कि मैं आप पर जासूसी नहीं कर रहा हूं। दरअसल बर्ड पपेट से रिकॉर्डिंग फीचर पूरी तरह से हटा दिया गया है और मैंने केवल कुछ खाली जगह दी है। अगर आप चाहें तो जरूरी उपकरण खुद ही लगा सकते हैं। इस नई पक्षी कठपुतली में वे सभी विशेषताएं होंगी जो पिछली वाली में थी। हालांकि इसके साथ 3 अतिरिक्त उपहार भी मिलेंगे। पहला है सूचना। आपके पास किसी भी व्यक्ति की संकलित सारी जानकारी होगी। पक्षी कठपुतली उसे ले जाएगी और अगर आप उस पर नजर डालना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो जानकारी पहले ही भेजी जा चुकी है उसे हब से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी की एकमात्र प्रति होगी। दूसरा भी जानकारी है। यह मानते हुए कि आप सभी में कुछ सामान्य ज्ञान है, मुझे यकीन है कि अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा। पहले उपहार के आधार पर यह कहना सुरक्षित होगा कि अकादमिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपकी जानकारी रखेगा। दूसरी जानकारी जो मैंने बताई है वह उस व्यक्ति का विवरण होगा जिसके पास वह पक्षी कठपुतली है जिसमें आपकी जानकारी है। तीसरा और अंतिम उपहार है जानकारी, लेकिन ये जानकारी हब की तकनीक से संबंधित है। हब में इस्तेमाल की गई हर तकनीक जो आपने देखी है मैं उसे जारी कर रहा हूँ। प्रत्येक पक्षी कठपुतली के पास एक तकनीक के बारे में जानकारी होगी। 2 कठपुतलियों के पास एक जैसी तकनीक नहीं होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप में से कोई एक सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और उसके पास इतना दिमाग होता है कि वह कमियों को पूरा कर सके और उसे समझ सके, तो आपके पास आपको पूरी तरह से दोहराने का कम से कम 50% मौका है। आप में से हर कोई, मेरा मतलब है आप में से हर एक इस पक्षी कठपुतली को पाने के लिए पात्र है। एक बार कठपुतलियों को छोड़ दिया जाए तो हब में आपने जो कुछ भी देखा है उससे संबंधित सभी तकनीकें खुले में आ जाएंगी। इसलिए अगर आप हब के नाम पर किसी के पीछे पड़ना चाहते हैं तो कृपया ऐसा न करें। सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी के लिए उनके पीछे पड़े, जैसे असली अंकुश वाले पुरुष करते हैं। जोकर ने बोलना बंद कर दिया और अगले ही पल पक्षी कठपुतलियों का विशाल झुंड हब से बाहर आना शुरू हो गया। वे उड़कर नहीं गए, वे बस हब की इमारत के ऊपर मंडराते रहे। पिछली स्थिति के बिल्कुल विपरीत, जहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। अकादमी के मैदान में कोई भी बुजुर्ग नहीं बचा था। सभी लोग हब की ओर उमड़ पड़े। हालांकि किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। डीन और वरिष्ठ अधिकारी सभी चुप रहे, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल सके। वे गणना कर रहे हैं। जोकर की उपस्थिति और घोषणा ने उन्हें बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। जबकि वे सभी अपनी जानकारी के उजागर होने से डरते हैं, वे इस तकनीक के साथ आने वाली तकनीक को लेकर बेहद आकर्षित हैं। खास तौर पर ओलंपियन सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि वे पहले ही देख चुके हैं कि सैम की पिछली चाल से क्या होने वाला है। सूचना खच्चर की चाल। उसने पहले ही उन सभी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था।
उसने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। नुकसान को कम करने के लिए पूरे ओलंपियन क्षेत्र को बंद करना पड़ा और कर्फ्यू लगाना पड़ा। उन्हें इससे उबरने का मौका भी नहीं मिला और अब सैम उनके लिए अराजकता की एक और लहर लेकर आ रहा है। और इस बार ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सैम, जो उनकी सारी दुविधा देख रहा है, खुश है। उसे उम्मीद थी कि लोग हिचकिचाएंगे, लेकिन इतना नहीं। उसका मानना था कि कम से कम एक बेवकूफ तो होना ही चाहिए था जो पहले ही बीच में कूदकर कुछ बेवकूफी भरी बातें कह देता। लेकिन ऐसे मूर्ख का कोई संकेत नहीं है। सैम को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, तभी उसके संचार उपकरण ने चेतावनी दी। उसने उसे उठाया और कहा, नमस्ते लिंग तियान, श्रीमान व्यस्त आदमी, तुमने क्या बकवास किया? ठीक है, मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप स्पष्ट बात क्यों पूछ रहे हैं? मुझे अभी आपसे बात करनी है। माफ करें, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। आप कठपुतलियों को बाहर मत भेजिए। अगर यह सब आपको निशाना बनाने के बारे में है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपनी जान बचाने का सही तरीका पहले से ही मौजूद है। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह से होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा तरीका बहुत मजेदार होगा। जैसे ही सैम ने ये कहा, उसने एक बटन दबाया। तारांकन स्वूश। एक तेज चमक के साथ सभी पक्षी कठपुतलियां अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। वे सभी छात्रों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों की ओर उड़ी। डीन और बड़े लोग फिर भी कुछ नहीं बोले। वे अनिच्छा से अपनी जगह छोड़कर अपनी अपनी अकादमियों में वापस चले गए। वे इतने तेज थे कि उनकी पक्षी कठपुतलियां उन तक पहुंच ही नहीं पाईं, हालांकि वे सबसे नजदीक थे। सैम उनको तितर बितर होते देख मुस्कुराया। अकादमी में आओ अभी, लिंग तियान सैम पर चिल्लाया। पहली बार सैम को उसका सामना करते हुए थोड़ी घबराहट महसूस हुई। सैम अकादमी वापस चला गया। लिंग तियान अपने कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम समझते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुमने कितना नुकसान किया है? अगर तुम लिंग तियान बहुत गुस्से में था। उसने दांत पीसते हुए कहा और कुछ ही देर में वह अपनी बात पर से पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। ठीक है, एक पल के लिए शांत हो जाओ। शांत हो जाओ और बताओ कि तुम इस तरह क्यों भड़के हुए हो। लिंग तियान ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो स्टंट किया, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी अराजकता पैदा करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि यह कम से कम उसका आधा हिस्सा तो बनाएगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। लिंग तियान ने हताश होकर आह भरी। तुम्हें यह अभी करना होगा। क्यों? लानत है। कुआं। ये तो बयानबाजी थी सैम। इसका जवाब मत दो। ठीक है, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि किस बात ने तुम्हें इस तरह से नाराज कर दिया। क्या आपने घोषणा नहीं सुनी? हाँ, मैंने किया। प्रतिबंध हट चुका है और प्रतिबंधित दुनियाओं पर विजय के बारे में कुछ है। हाँ, बाद वाला भाग। क्या आप जानते हैं कि प्रतिबंधित दुनिया की विजय क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ उसके अनुसार यह हो सकता है कि देवता अकादमी क्षेत्र के लोगों का उपयोग करके लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में विजय के लिए भेज रहे हो। वे देवताओं के लिए गंदे काम करेंगे और आस्था का प्रसार करेंगे। बदले में देवता इन लोगों को संसाधन लेने देंगे और कुछ उपहार भी देंगे। आप करीब हैं, लेकिन आप एक बात भूल गए। उस चीज में मुख्य शब्द विजय नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित दुनिया है। इसका मतलब है उस दुनिया पर एक प्रतिबंध लगाया गया है। एक प्रतिबंध जो एक निश्चित साधना शक्ति से ज्यादा लोगों को उस दुनिया में जाने की अनुमति नहीं देता है। एक प्रतिबंधित दुनिया में उच्चतम साधना की एक सीमा होती है जिस तक कोई पहुंच सकता है। एक और विशेषता यह है कि ये प्रतिबंधित दुनियाएं बाकी दुनियाओं से जुड़ी नहीं है। वे अलग थलग हैं और ग्रहों के अपने पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं। उन पर देवताओं सहित किसी बाहरी प्रभाव का असर नहीं है। उनका विश्वास चुनने के लिए स्वतंत्र है और ऊर्जा स्तर के आधार पर उन दुनियाओं में हम अकादमियां लोगों को नीचे भेजेंगे। ये लोग उस दुनिया को जीतने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अकादमी के प्रभाव को बढ़ाने और विभिन्न चीजों के लिए लोगों की भर्ती शुरू करने की आवश्यकता है। बेशक वे सभी विभिन्न चीजें देवताओं की विभिन्न सेवाएं हैं। विजय काल 5 साल तक चलता है। उन 5 सालों में हर 3 महीने में मैसेंजर काउंसिल द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। उस विश्लेषण के आधार पर वे अनुमान लगाएंगे कि विभिन्न अकादमी टीमों का उन दुनियाओं में कितना प्रभाव है। और सबसे ज्यादा प्रभाव वाली अकादमी को ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी चीजें खुली हैं। नए पॉकेट आयाम, खेती की तकनीकें, ब्लूप्रिंट, विशेष हथियार, आशीर्वाद। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह विजय सैकड़ों वर्षों में नहीं हुई थी और इस बार यह हुई। तो जब आपने कहा कि मेरे पास सुरक्षित रहने का एक और तरीका है तो आपका यही मतलब था। मुझे केवल दूसरे दर्जे के स्तर की सीमा के साथ दुनिया में प्रवेश करने की आवश्यकता है और मजबूत साधक नहीं आएंगे। हाँ, मेरा यही मतलब था। फिर भी मेरा तरीका अधिक मजेदार है। तुम समझ नहीं रहे हो। प्रतिबंधित दुनिया पर विजय का पूरा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इस स्तर का रक्तपात न हो। देवताओं ने सोचा कि हर कोई इस रक्तपात में अधिक रुचि रखेगा, बजाय इसके कि तुम पर हमला करके एक और अकादमी युद्ध की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लेकिन आपने जो किया उससे आपने एक दूसरे की हत्या को बढ़ावा दिया है, पहले से कहीं ज्यादा। मैंने ऐसा किया और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आप चलो, तुम्हें पता है कि चीजें जल्द या बाद में इसी तरह खत्म हो जाएंगी। मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे भी अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं बस जाकर उस अराजकता का आनंद लूंगा जो मैंने पैदा की है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला कदम कौन उठाएगा। रुको, मुझे कुछ चाहिए। क्या आपने गैम्बलर अकादमी के छात्रों को जो जानकारी भेजी है? मैं जानना चाहता हूं कि उनके पीछे कौन आने वाला है। जरूर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि व्हाइट के बाद कौन जाएगा। सैम रुका और लिंग तियान को देखने लगा। आप जानते हैं, मैं वह खिलाड़ी हूं जो गैम्बलर की ओर से लड़ रहा हूं, है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे इसकी जानकारी है। तुमने तो मेरा इतना भी ख्याल नहीं रखा। तुमने उस आदमी को खुश करने में बहुत ज्यादा मेहनत की। क्यों? क्या अब तुम्हें जलन हो रही है? मेरा विश्वास करो, मुझे कई साल हो गए हैं जब से मैं किसी से ईर्ष्या करने लगा हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ, पहले से कहीं ज्यादा। ये दूसरी बार है जब तुम मुझसे कोई मदद मांग रहे हो, और दोनों बार यह उस आदमी की वजह से है। क्या वह वाकई आपकी नाजायज संतान नहीं है? कोई पुराना प्यार, शराब पीकर नशे में धुत, जुनून साझा करना? लिंग तियान ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, क्या ये संभव है या नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मैं तुम्हारा क्या ऋणी हूँ? बाद में बताऊंगा। नहीं, अभी कहो। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता।
चलो, तुम पहले से ही मुझ पर एहसानमंद हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जो मदद की थी उसके लिए हम बराबर हैं। यह मेरी वजह से है कि वह मूर्ख छोटी सफेद पोशाक वाली कुतिया अभी भी जीवित है। उसे ऐसा मत कहो। क्यों? तुम उसके लिए मुझे पीटने जा रहे हो? नहीं, अगर वह ये सुन लेगा तो वह बहुत क्रोधित हो जाएगा और फिर आपसे पिटेगा। कम से कम तुम्हें इस बारे में तो स्पष्ट जानकारी है। वैसे भी तुम्हारी जानकारी तुम्हारे पक्षी कठपुतली को भेज दी जाएगी। और ये भेज दी गई है। तुम मुझ पर एहसानमंद हो। सैम चला गया। लिंग तियान ने आह भरते हुए कहा, इस आदमी को बस अपनी उंगलियां चिपकानी थी और अब वह मुझसे एक उपकार का हकदार है। मुझे आश्चर्य है कि अगर किसी को पता चल गया कि उसे मुझसे इतनी आसानी से एक उपकार मिल गया तो स्वर्ग में क्या होगा। कमबख्त कमीना। सैम अपने कमरे में वापस चला गया और आराम करने लगा। विजय की खबर किसी तक नहीं पहुंची। विजय की घोषणा बिल्कुल नहीं की गई है। बस कुछ कर्फ्यू लागू किया गया था। अकादमियों ने किसी पर भी किसी दूसरे पर हमला करने से सख्ती से मना किया था। सैम बस संघर्ष के शुरू होने का इंतजार कर रहा है ताकि उसका आनंद उठा सके। दिन बीतते गए। हालांकि हिंसा पर प्रतिबंध और सख्त कर्फ्यू जारी रहा। डीन ने बुजुर्गों सहित सभी पर बहुत सख्त लगाम लगा दी। बेशक ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। सैम ने जानकारी को विविधतापूर्ण बनाया और जितना संभव हो सका फैलाया। उन्होंने ओलंपियन क्षेत्र से अधिकांश जानकारी अलग अलग क्षेत्रों में भेजी। कुछ द्वर गए, कुछ जिया गए। उन्होंने उन जोड़ों को ढूंढ निकाला जो टकराने पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन कुछ महान मामले हैं जहां कुछ लोगों की जानकारी एक ही क्षेत्र में आती है और कभी कभी ऐसे दुर्लभ मामले भी होते हैं जब जानकारी बस एक ही क्षेत्र में आती है। उन्होंने ये मामले दो कारणों से बनाए। पहला कारण है अकादमी के अंदर गुटों का अस्तित्व। भले ही वे एक इकाई हैं, लेकिन सत्ता की प्यास और अधिकार के लालच ने उन्हें इतने सारे गुटों में विभाजित कर दिया है कि कई बार कुछ लोगों के कट्टर दुश्मन उनके आसपास ही होते हैं। दूसरा ये कि वे मूर्ख लोग हैं और इतने हताश हैं कि वे मेज पलटकर आग लगा देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि अकादमियों ने अब जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो ये मूर्ख लोग संघर्ष शुरू कर देंगे। हालांकि सैम ने स्पष्ट रूप से मौजूदा स्थिति को कम करके आंका। डीन और वरिष्ठों ने इन घटनाओं को इतनी सख्ती से दबा दिया कि उसी अकादमी के छात्रों को भी पता नहीं चला कि उनके बगल में एक घटना कब हुई। वे अकादमी के दरवाजे से आगे नहीं बढ़ पाए और वे सैम तक पहुंचने से कोसों दूर हैं। सैम को समझ में नहीं आया कि ये लोग अचानक इतने नम्र क्यों हो गए। उसे पता था कि वे उसके सिर को काटने के लिए अपने हथियार तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब उसने उन्हें 1000 गुना ज्यादा प्रोत्साहन दिया, जो कि उसे मारने की कोशिश करने से मिलने वाले प्रोत्साहन से कहीं ज्यादा था। लेकिन उन्होंने खुद को बंद कर लिया। उन्होंने इधर उधर से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोग उससे बात करने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों उत्सुक हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बहुत आलसी हूं। कोरस ने यही कहा। क्या हम इसे अपना बदला मान सकते हैं? जैसा कि आप अक्सर कहते हैं, जानकारी सबसे मूल्यवान चीज है। यही बात लिंग तियान ने कही। सैम ने निर्णायक रूप से छोड़ दिया। वह लिंग तियान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अंततः वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह बहुत सफल होगा। ओह, मुझे इसके बारे में पता है। तुम क्या जानना चाहते हो? डव ने एक बड़ी और चमकदार मुस्कान के साथ कहा, जिससे सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बच्चों की परीक्षा में है। जिस तरह से उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और छाती फुला ली, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सिखाने का मौका पाकर वह बहुत खुश थी। सैम ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, सबसे पहले आखिर अकादमिक क्षेत्र इतना शांत क्यों है? मुझे लगा कि लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। क्या प्रतिबंधित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण, ये शब्द भी पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि छात्र इसके बारे में क्यों अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रतिबंधित दुनियाओं पर विजय एक ऐसी चीज है जो वर्तमान रैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। मैंने कुछ पुराने अभिलेखों में जो पढ़ा है उसके अनुसार कुछ अकादमियां हैं जो विजय शुरू होने के 1 साल बाद ही दर्जनों रैंक ऊपर चढ़ गई। इसका रैंकिंग पर प्रभाव पड़ेगा। बेशक सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, मूल रूप से हर तिमाही में मूल्यांकन होगा। उसके आधार पर एक विजय रैंकिंग होगी। उस प्रणाली में आपकी अकादमी की रैंकिंग जितनी बेहतर होगी, अकादमी रैंकिंग प्रणाली में उनकी रैंकिंग उतनी ही बेहतर होगी। हो सकता है कि आपको तुरंत 20-30 रैंक की छलांग न दिखे, लेकिन आप जितने लंबे समय तक दुनिया में उच्च स्थान पर रहेंगे, आपके पुरस्कार उतने ही बेहतर होंगे, अकादमी और छात्रों दोनों के लिए। मान लीजिए कि आप किसी एक दुनिया में आगे हैं। आपको पहले क्वार्टर के लिए इनाम मिलेगा और इनाम 90 अंकों के बराबर होगा, जिसे आपके द्वारा जीते गए क्षेत्र के प्रतिशत से गुणा किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके नियंत्रण में 30% क्षेत्र है। ये 2700 अंक होगा। आपको और आपकी अकादमी दोनों को उतने ही अंक का पुरस्कार मिलेगा। इसके बाद अच्छा हिस्सा आता है। अगर आप अगली तिमाही में भी बढ़त बनाए रखते हैं और अपना क्षेत्र भी बढ़ाते हैं, तो पॉइंट सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा। पहले 30% के लिए आपके पुरस्कार 180 अंकों से गुणा किए जाएंगे। ये 5400 अंक होंगे। और मान लीजिए कि आपने उस समय में 10% अधिक विजय प्राप्त की। इसे 10 से गुणा करके 90 से गुणा किया जाएगा। 900 और अंक। ठीक इसी तरह अब आपके पास दूसरी तिमाही तक 6300 अंक हैं। इसमें विशेष बोनस भी हैं। बेशक अंक प्रणाली और पुरस्कार प्रणाली ग्रेड स्तरों द्वारा विभाजित है। जहां तक मुझे पता है, प्रथम श्रेणी के छात्रों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के छात्र भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षक स्तर, वरिष्ठ स्तर और यहां तक कि कुछ डीन स्तर के स्थानों के लिए विशेष दुनियाएं हैं। उनके पास एक अलग अंक प्रणाली और पुरस्कार प्रणाली भी है। तो इन अंकों को पुरस्कार में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ये बहुत आसान है। एक्सचेंज सेंटर का उपयोग रिवॉर्ड एक्सचेंज के लिए किया जाता है। अगर आपको जरूरत हो तो आप वहां पॉइंट्स को सिक्कों में बदल भी सकते हैं, लेकिन वास्तविक रिवॉर्ड के लिए कई तरह की सूची होती है। सूची, यदि आपने एक दुनिया में 1000 अंक प्राप्त किए हैं, 1000 अकादमी खाते में जमा किए जाएंगे और 1000 छात्रों को जमा किए जाएंगे। इसे विजय में योगदान के आधार पर विभाजित किया जाएगा। अपने व्यक्तिगत अंकों के साथ आप सूची की जांच कर सकते हैं और जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। बेशक अकादमियां भी इस सूची का उपयोग कर सकती हैं। यदि कोई अकादमी अपने सभी अंक उपयोग कर लेती है तो भी रैंकिंग समायोजित करते समय उन्हें गिना जाता है। यह एक विशाल खेल की तरह है। आप जाते हैं, आप लड़ते हैं, आप जीतते हैं, आप लूटते हैं, आप आदान प्रदान करते हैं और दोहराते हैं।
आपकी महिमा उस संबद्ध संगठन में जुड़ जाएगी जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं और बदले में उनकी महिमा बढ़ाएंगे। आमतौर पर नियमित प्रतियोगिताओं में अकादमियां व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, क्योंकि संख्याएं ताकत के मामले में ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, वहां गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस विजय के बारे में कहा, क्योंकि वहां संबद्धता की एक प्रणाली मौजूद है। हर व्यक्ति अपनी ताकत जुटा सकता है जब तक कि वह दुनिया की स्वीकार्य सीमा के भीतर हो। इसलिए मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मूर्ख या बेकार क्यों न हो, अब वह अपनी पृष्ठभूमि के कारण उपयोगी है। वह ऐसी ताकतों को जुटा सकता है जो इन विशाल नई दुनियाओं को प्रबंधित, स्थिर और अन्वेषण करने में मदद कर सकती हैं। इन तीनों कार्यों के लिए जहां संख्याएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हाँ, यदि वे अब संघर्ष केंद्र के कारण मर चुके हैं तो उनकी पृष्ठभूमि को संगठित नहीं किया जाएगा। अकादमियां हार जाएंगी। सैम ने अपने विचार समाप्त किए। वह गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। खांसी खांसी। डव ने अचानक नकली खांसी करके उसका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह खांस रहा है। खुद को खो दिया क्या? खैर, चूंकि मैंने तुम्हारा उपकार किया है इसलिए मैं। आप क्या चाहते हैं? शराब। सैम ने अपनी आंखें घुमाई और जाने से पहले उसे एक बोतल फेंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिबंधित शब्दों की विजय में इतना कुछ दांव पर लगा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमियां आगे नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है। और उसे एहसास हुआ कि लिंग तियान सही है। उसे सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह आसानी से प्रतिबंधित दुनिया से निकल सकता था और लंबे समय तक आराम से वहां रह सकता था। 5 साल बहुत सारे काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। और उसे ये भी एहसास हुआ कि अराजकता भड़काने का उसके पास एक बड़ा मौका हो सकता था। एक बार जब पुरस्कार और अंक मिलने लगे, अकादमियां तनावग्रस्त होंगी। रणनीतियां, योजनाएं, जाल, लोग, सभी दिमाग खुले में हैं ताकि वह उनका इस्तेमाल कर सके। यह एक सुनहरा अवसर है। वह हर अकादमी को छोड़ सकता है, उनके घावों को चाट सकता है, हर चीज से भयभीत हो सकता है। और यही वह समय होगा जब जानकारी को छोड़ दिया जाएगा। बाहर जब हर कोई कमजोर होता है तो बहुत से लोग बाकियों से ऊपर उठना चाहते हैं। यही वह समय होगा जब असली बदमाश बाहर निकलेंगे और सैम की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। उन्हें उदारतापूर्वक प्रदान किया गया। यही समय होगा। यही समय होगा। उसने यह बात थोड़ी जल्दी ही कह दी। सैम को थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि उसके दिमाग में कई और विचार चल रहे थे। उसने तुरंत अपना संचार उपकरण निकाला और आर्किव को फोन किया। क्या हुआ सैम? क्या तुम्हें मिशन के बारे में कोई और जानकारी मिली है? नहीं, वास्तव में नहीं। मेरे मन में कुछ और है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसके लिए तैयार होंगे। जो भी तुम्हें चाहिए यार, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ और काम हो जाएगा। सैम मुस्कुराया और कहा, होगी को ये बताना कैसा लगेगा? तुम्हारे मन में क्या है? अर्किव की आवाज पहले से ज्यादा उत्साहपूर्ण हो गई। क्या तुमने नई घोषणा के बारे में सुना है? वह जो तुमने हब वाली चीज से बनाया था। वैसे मैं तुम्हें धन्यवाद देना भूल गया। मेरे सभी लड़कों को किसी की जानकारी नहीं मिली। मैंने अपना वचन दिया था। फिर भी मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि आप गर्मी से कैसे निपटते। मत करो। हर किसी को तुम्हारी तरह इन दबंग बदमाशों के साथ नाचने में रुचि नहीं होती। ठीक है, खैर, अब विषय से भटकना संभव नहीं है। मैं उस घोषणा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रतिबंधित दुनियाओं पर विजय के बारे में है। ओह हाँ, क्या यह महत्वपूर्ण है? यही कारण है कि लोग तकनीक के लालच में आकर भी एक दूसरे की हत्या नहीं कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, क्या यह महत्वपूर्ण है? अरे सच में? तो फिर बुजुर्गों ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी? वे निश्चित समय पर ऐसा करेंगे। मुझे ये बात एक वरिष्ठ व्यक्ति से मिली जो हर चीज को लेकर बहुत उत्साही रहता है। इसलिए मेरे पास एक योजना है। वह क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसा जो होगी के चेहरे पर सीधा प्रहार करेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये होगी की अकादमी पर केंद्रित है। ठीक है। वे कुछ देर तक योजना पर चर्चा करते रहे। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा जोखिम भरा होगा? ये सहयोग हमारी पुरानी दोस्ती को सामने ला सकता है। अर्किव ने उत्सुकता से पूछा। क्यों? तुम मुझसे जुड़ने से डरते हो? चलो यार, तुम जानते हो कि मेरा यह मतलब नहीं है। अगर तुम चाहो तो जाकर इसकी घोषणा कर दो। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ बहुत कुछ खोना है। यहाँ शाम दांव पर लगी है। मैं पहले से ही हैरान हूँ कि उन्होंने तुम्हें अभी तक नहीं ढूंढा है, उसके पीछे छोड़े गए विशाल पदचिह्नों के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपना बहुत सारा काम पूरा कर लिया है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि मेरा अतीत तुम्हारे जैसा सुरक्षित न रहा हो। बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। इसके बारे में चिंता मत करो। अगर वे जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि क्रिस्टोस को इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ पता चल चुका है। लेकिन वे अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। मैंने उपाय किए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि इसे जीवन भर छिपाया नहीं जा सकता। थोड़ा जल्दी या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उन्हें तभी शक होगा जब पर्दा उठ जाएगा। और तुम्हें पता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी योजना को तोड़ना इतना आसान होगा? ठीक है, यह आपका निर्णय है। मैं अपने लिए एक टीम बनाऊंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। समझ गया, बाद में मिलते हैं। सैम ने बातचीत बंद कर दी और छत की ओर देखते हुए जमीन पर लेट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सभी खिलाड़ियों को थोड़ा ज्यादा निष्क्रिय रखा है। उसके द्वारा पैदा की गई अराजकता की छाया में वे काम चला रहे हैं। उसे पसंद नहीं आया, और यह उनमें से कुछ को काम पर लगाने का एक शानदार अवसर है। और उन्होंने मैनेजर से बदला लेने के लिए अगले लक्ष्य पर भी फैसला किया है। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि वह कौन होगा। समय बीतता गया। सैम को नहीं पता था कि विजय के लिए कैसे तैयारी करनी है। हालांकि डव ने उसे परिणामों और अंक प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी, फिर भी वह छोटी मोटी बाधाओं और अन्य संभावित नियमों को नहीं जानती थी। अब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है जिससे वह ये जान सके। इसलिए उसने बस कुछ तैयारियां की जो किसी भी सामान्य और क्रूर विजय के लिए लागू होंगी। आखिरकार निर्धारित घोषणा समय से 5 दिन पहले सैम को कुछ खबर मिली। उसे एक बार फिर डीन के दफ्तर में बुलाया गया, और डव ही वह व्यक्ति था जो उसे ले गया। वॉटन हमेशा की तरह उबा हुआ लग रहा था। लिंग तियान हमेशा की तरह चिंतित था। इस बार मैंने क्या किया? सैम ने सीधे पूछा। लिंग तियान उसके सिर पर थप्पड़ मारना चाहता था। हमने आपको प्रतिबंधित दुनिया की विजय के बारे में यहाँ बुलाया है। आपने अनुमान लगाया होगा कि आप इस तरह की चीजों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा उम्मीदवार हैं।
भले ही दूसरे बुजुर्गों को पता न हो, लेकिन मुझे पता है कि आप इस तरह की प्रतियोगिताओं में क्या कर सकते हैं। और क्या तुम मुझसे यहाँ कुछ मांग रहे हो? मुझे यकीन है आपके पास अपनी योजनाएं हैं, लेकिन क्या आप अपने साथ किसी टीम के साथी को ले जाने की योजना बना रहे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? हमें उम्मीद है कि आप इसके लिए दूसरे ग्रेड के छात्रों का नेतृत्व कर सकते हैं। बेशक गैम्बलर अकादमी कभी भी छात्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, इसलिए जो भी छात्र अपनी योजनाओं के साथ जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। लेकिन हम एक अकादमी प्रतिनिधि टीम चलाना चाहते हैं। सभी अकादमियां ऐसा करती हैं। ये टीम उन विशेष उम्मीदवारों से बनी है जिन्हें अकादमी एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ चुनती है। मुझे लगता है लक्ष्य संभवतः एक उच्च मूल्य वाली दुनिया को प्राप्त करना और उस पर विजय प्राप्त करने में लगे रहना है। सबसे अधिक संभावना है कि उच्चतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक 100% विजय प्राप्त की जाए। हाँ, यही उनकी रणनीति है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गैम्बलर अकादमी नकल के खेल में शामिल होगी। आप उनकी तरह ही एक प्रतिनिधि टीम बनाना चाहते हैं और आप मुझे इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं? सैम ने पूछा, जैसे कि वह वास्तव में निराश था। वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। तारांकन पाक, डव ने उसके सिर पर तमाचा मारा और उसे सीधा बैठा दिया। वह उसे देखकर हैरान रह गया। गुस्सा, तुमने अभी क्या किया? सैम लगभग जोर से चिल्लाया। ओए, आप डीन और एल्डर की उपस्थिति में हैं। अपनी भाषा का ध्यान रखें, नहीं तो आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। उसने उसे घूरकर देखा और न जाने क्यों सैम को थोड़ा डर लगा। यह महिला, बस करो तुम दोनों। लिंग तियान ने उन्हें रोका और आगे कहा, आपको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहने के बजाय जो आप नहीं बन सकते, मैं इस बार आपकी शक्तियों का अधिक उपयोग करने के बारे में सोच रहा हूँ। वास्तव में आप अराजकता पैदा करने पर अड़े हैं, तबाही मचाने पर अड़े हैं। इसलिए एक टीम चुने और ऐसा करें। इसे ऐसे करें जैसे आप कर रहे हो। अकादमी का प्रतिनिधि, बस मुझे बताएं कि आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है और मैं आपकी मदद करूंगा। उस टीम का गठन करें। सैम लगभग जोर से हंसना चाहता था। एल्डर लिंग तियान, क्या आप निश्चित हैं आप सही दिमाग में हैं? आप जानते हैं कि आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं उन शब्दों के साथ क्या कर सकता हूँ, है ना? मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अचानक ये परिवर्तन क्यों? बस इसके लिए, इसे ऐसे समझिए कि मैं किसी की ओर से बदला ले रहा हूँ। सैम ने भुहें उठाई, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह क्या है। वॉटन और डव भी हैरान हैं। बदला, ये लिंग तियान के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन लोगों को भर्ती करने में कोई जल्दी नहीं है। मुझे जानना है, इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं अधिक जानकारी चाहता हूं। क्या विवरण? लिंग तियान ने पूछा। ओह, अब आप जानकारी देने के लिए तैयार हैं। बस कह दो और परेशान करना बंद करो। मैं प्रत्येक दुनिया के लिए किस तरह के प्रतिबंधों की अपेक्षा कर सकता हूँ? संभवतः कितनी दुनियाएं हो सकती हैं? क्या वहाँ कोई ऐसी दुनिया है जो उच्च ग्रेड के लिए है लेकिन फिर भी मैं दूसरे ग्रेड के रूप में प्रवेश कर सकता हूँ? इसके आधार पर मेरे अंक की गणना कैसे की जाएगी? सैम लगातार सवाल पूछता रहा। लिंग तियान ने बीच में एक जगह ढूंढी और धीरे धीरे उसे सब कुछ समझाया। सैम ने जानकारी को पचा लिया और कुछ योजनाओं के बारे में सोचा। ठीक है, मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसे सही बनाने के लिए मैं आपका अंतिम परिणाम जानना चाहता हूँ। आप मेरा अंतिम परिणाम जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप इतने मूर्ख नहीं हैं कि मेरी बात न समझ पाए। ठीक है, तुमने पूछा था, मैं आपको बाद में सारी जानकारी दूंगा, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि टीम और जरूरतें अलग अलग होंगी। छोटा हो, मुझे उनसे दुनिया से बाहर कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। समझ गया। सैम कमरे से बाहर चला गया। हालांकि लिंग तियान की जरूरतें बहुत स्पष्ट थीं, सैम को साफ साफ समझ आ गया कि वह क्या चाहता है। वे इतने लंबे समय से संवाद कर रहे हैं, उसे यह बात समझ में न आए ऐसा कोई तरीका नहीं है। सैम ने पूरी तैयारी कर ली। जल्द ही उसने लिंग तियान को आवश्यकताओं की सूची भी भेज दी, जिसने कहा कि वह उसी के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करेगा। सैम को आश्चर्य हुआ कि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि उसने जो सूची भेजी थी वह सिर्फ चुने हुए उम्मीदवारों की सूची नहीं थी। यह उससे कहीं ज्यादा है और इसे किसी थोपे जाने से कम नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि लिंग तियान इतनी आसानी से सहमत हो गया, सैम केवल अनुमान लगा सकता है कि वह वास्तव में इस बदला लेने के लिए कुछ खून की तलाश में है। खैर, जल्दी विजय के संबंध में अंतिम घोषणा का समय आ गया है। उस दिन हर अकादमी मैसेंजर काउंसिल से संदेश प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। यह विजय पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसे मिटा सकती है और उन्हें एक नई शुरुआत दे। वे सभी उत्साहित हैं और उनका उत्साह दोगुना हो गया जब उन्होंने अंततः देखा कि देवताओं ने उन्हें क्या अर्पित किया है। घोषणा कर दी गई है। हर अकादमी ने तुरंत मीटिंग बुलाई। सभी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। सैम को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया। दूसरी अकादमियों से अलग गैम्बलर अकादमी की मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं होते। असल में सिर्फ 5 लोग होते हैं, वॉटन, लिंग तियान, डोप, सैम और तीसरी कक्षा का छात्र योक। माना जाता है कि वह तीसरी कक्षा की टीम का वर्तमान प्रतिनिधि है। हमने आप तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हम इस विजय अभियान के लिए अपने सभी छात्रों की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जैसा कि अन्य अकादमियां कर रही हैं। हमारे अधिकांश छात्र जा सकते हैं। प्रतिनिधि टीमों में शामिल होने वाले लोगों का चयन स्वयंसेवकों के एक समूह में से किया गया था। बाकी लोगों के अपने अपने लक्ष्य थे। बेशक हमने इन स्वतंत्र छात्रों से अनुरोध किया कि वे प्रतिनिधि टीमों की गतिविधियों में बाधा न डालें और जरूरत पड़ने पर उन्हें कुछ मदद या अपडेट दें। ये भी दो तरफा रास्ता है। अगर छात्रों को लगता है कि उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है या किसी मुश्किल को हल करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है, तो वे मदद के लिए आपके पास आएंगे और आप मदद करेंगे। हमने अलग से चर्चा की है कि आपको क्या क्या चाहिए और उसकी व्यवस्था कर दी गई है। अब यह बैठक सिर्फ आप छात्र प्रतिनिधियों के लिए है ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके कि यह विजय कैसे काम करेगी। जैसा कि आपने सुना है, प्रत्येक ग्रेड के लिए 100 दुनियाएं हैं, इसलिए छात्रों के लिए कुल 300 दुनियाएं हैं। ये दिव्य विमान के उत्थान तक को कवर करता है। आगे जाकर 100 और दुनियाएं हैं। दिव्य विमान की पूर्णता में प्रत्येक उपसाधना चरण के लिए 25। अंत में 10 विशेष दुनियाएं हैं। इस दुनिया में सुचारू रूप से चलने के लिए व्यक्ति को अर्धदेव अवस्था के उच्चतम छोर पर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह दिव्य विमान की पूर्णता के उच्चतम स्तर पर हो सकता है।
तो यह मुख्यतः डीन और ग्रैंड एल्डर्स के लिए बनाया गया है और यहाँ तक कि उन्हें भी बहुत परेशानी होगी। इन सभी दुनियाओं की सूची एक्सचेंज सेंटर पर प्रदर्शित की गई है। इस उद्देश्य के लिए उस लंबे समय से बंद एक्सचेंज सेंटर का विस्तार किया गया है और अब एक अलग काउंटर है। आप प्रवेश करने से पहले दुनियाओं का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। बेशक कुछ दुनियाओं के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। उदाहरण के लिए एक दुनिया में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि तलवार के माध्यम से विजय प्राप्त की जाती है तो विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उस स्थिति में उस विजय में उनकी तलवार द्वारा लाया गया योगदान अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करेगा। एक अग्निमय दुनिया है जिसने कहा कि इस पर विजय प्राप्त करने और खुद को बर्फ सम्राट के रूप में स्थापित करने से अधिक अंक मिलेंगे। जब आप कोई दुनिया चुने तो इन विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम। आप पहले से ही जानते हैं कि अगर आप अपने स्तर पर किसी दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और शर्त भी है। अगर आप एक व्यक्ति के रूप में अपने से उच्च स्तर की दुनिया में जाते हैं तो आपको उच्च पुरस्कार मिलेंगे। हालांकि गुणन का ये कारक निश्चित नहीं है। इस तरह के पुरस्कार प्रत्येक दुनिया के लिए परिवर्तनशील होते हैं और वे केवल तभी प्रकट होंगे जब आप उनमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि अब तक आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। सभी ने सिर हिलाया। अब ये चीजें कैसे काम करती हैं? इन सभी दुनियाओं के लिए पोर्टल सभी अकादमिक क्षेत्रों में खोले जाएंगे। सभी छात्रों के लिए कोई सामान्य प्रवेश और निकास बिंदु नहीं है। यदि आप यहाँ पोर्टल में प्रवेश करते हैं तो आप जिस दुनिया में प्रवेश करते हैं उसके भीतर एक यादृच्छिक स्थान पर गिरेंगे। आप भागने के लिए आपको दिए गए विशेष टोकन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि आप लड़ाई के दौरान या जब आपका जीवन दांव पर लगा हो तब भागने के लिए टोकन का उपयोग करते हैं तो आप उस विशेष दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। आप दूसरों में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन आप उस विशेष दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका उपयोग करते समय ध्यान रखें। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका असीमित उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे हानिरहित समय में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी आपके पास केवल 3 उपयोग हैं। 3 उपयोग समाप्त होने के बाद और आप इसे चौथी बार उपयोग कर रहे हैं तो आप उस दुनिया से प्रतिबंधित हैं। आप शायद चतुर होना चाहेंगे और बाहर निकलने के लिए आपके पास स्वयं के स्थानिक उपकरण होने चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यदि आप उस दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करते हैं तो भी आपका टोकन सक्रिय हो जाएगा और उसकी गणना की जाएगी। आप स्थानिक विधियों का उपयोग केवल उस दुनिया की सीमाओं के भीतर ही घूमने के लिए कर सकते हैं। दुनिया से अपनी इच्छानुसार आगे पीछे जाने का एकमात्र तरीका है पूरे ग्रह पर स्थित विशेष पोर्टल ढूंढना। ये पोर्टल भी 2 तरह के होते हैं। एक है ग्रीन पोर्टल, ये प्रतिभागियों के लिए है। वे उन पोर्टल से होकर पार कर सकते हैं। जब वे इसका उपयोग करेंगे तो वे हमारे क्षेत्र में पोर्टल के प्रवेश द्वार पर दिखाई देंगे। जब आप उसी पोर्टल से वापस जाएंगे तो आप किसी अन्य यादृच्छिक स्थान पर पुनः प्रकट होंगे। दूसरे प्रकार का पोर्टल नीला पोर्टल है। इस तक केवल विजय के बाद ही पहुंचा जा सकता है। यह नीला पोर्टल तब एक वर्महोल में बदल जाएगा जो उस दुनिया को दूसरे से जोड़ता है जिसे उस दुनिया के विजेता द्वारा चुना जाता है। आप उस दुनिया से प्राप्त किसी भी संसाधन को अपने पास रख सकते हैं और आप उस दुनिया में लगभग कुछ भी ले जा सकते हैं। बेशक जब तक यह उस दुनिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को ट्रिगर नहीं करता है तब तक आप इसका उपयोग व्यापार, लड़ाई, जो भी आप कर सकते हैं के लिए कर सकते हैं। अधिकतर ऐसा तब होता है जब उस वस्तु का उत्पादन उस दुनिया में मौजूद सामग्रियों और संसाधनों के स्तर से असंभव हो। इसलिए जब आप वहां कुछ लेकर जाएं तो ध्यान रखें। लिंग तियान इस बारे में लगातार बोलता रहा। बेशक दूसरे छात्रों को भी नियमों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन बड़े लोगों द्वारा नहीं। सारे नियम समझाने के बाद लिंग तियान ने आखिरकार कहा, मैंने आप सभी से अलग अलग बात की और आपको अलग अलग मिशन दिए। मैं चाहता हूं कि आप मिशन पर टिके रहें। मुझे पता है कि आप वो नतीजे लाने में सक्षम हैं जो मैं चाहता हूं, इसलिए कृपया ऐसा न करें। मुझे नीचा दिखाया। कुछ और बकबक के बाद सभी लोग चले गए। सैम भी बाकी लोगों की तरह दुनिया की सूची देखने गया। उसने भी दुनिया की एक ऐसी ही सूची बनाई। हब और अधिकांश समय वहीं रहकर कुछ कदम उठाने की योजना बनाते रहे। फिर उन्होंने आर्किव से संपर्क किया। आप प्रतिनिधि टीम में शामिल हो गए। हाँ, यह अच्छी बात है। मुझे बताओ कि तुम्हारी प्राथमिक पसंद क्या है। मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ठीक है, जैसे ही हमारे लक्षित दुनियाओं की सूची अंतिम रूप से तय हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा, उसने कॉल काट दिया। कुछ घंटों के बाद आर्किव ने नामों की एक सूची के साथ कॉल किया। 10 दुनियाएं हैं। होई अकादमी की प्रतिनिधि टीम के प्राथमिक लक्ष्य। ये भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने इनमें से कुछ दुनियाओं में छोटे हिस्से के लिए जिया क्षेत्र में एक अन्य अकादमी के साथ गठबंधन किया था। सैम ने सूची को नोट कर लिया। फिर वह कुमार और नू को बुलाने में थोड़ा हिचकिचाया। उस मुलाकात की वजह से वह अभी भी कुमार को लेकर थोड़ा नाराज है। हालांकि उसने अपने दांत पीसते हुए नू को बुलाया। हेलो। नू बहुत हैरान और स्तब्ध लग रहा था। उसकी आवाज में कोई सामान्य चमक नहीं थी। क्या हम बात कर सकते हैं? यकीन है कि क्या हो रहा है? मैं मान रहा हूं कि आपने प्रतिनिधि टीम बनाई है। बेशक मैंने किया। किसी ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद जिसने द्वितीय श्रेणी में सभी श्रेष्ठ छात्रों को परास्त कर दिया। मेरे लिए सभी स्थान खुले हैं। सैम ने बस बात को टाल दिया और पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग किस दुनिया में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। मैं नहीं चाहता कि आप और कुमार इसमें फंस जाएं। आपने कितना विचारशीलता दिखाया है। किसी ने हमें दोस्त समझने की गलती कर दी। नूह, मैं वाकई विचारशील हूं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। और तुम जानते हो कि मैं इन चुटकुलों को हल्के में नहीं लेता। मैं यहाँ तुम्हारा एक उपकार कर रहा हूँ, इसलिए अगर तुम विरोध नहीं कर सकते तो ले लो। अपने पति से इस बारे में बात करो। ठीक है, ठीक है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं आपको एक सूची भेज रहा हूँ। कुमार को भी बता देना। मैं नहीं चाहता कि आपकी टीमें उन शब्दों में उलझी रहें। और मुझे अपने प्राथमिक लक्ष्यों की सूची बताओ। कम से कम मैं बिना किसी जांच के उन पर हाथ नहीं रखूंगा। सचेत। ठीक है, धन्यवाद। लगता है आप कोई नया तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे जीवन का बस एक और दिन। सैम ने फोन काट दिया और आह भरी। जल्द ही उन्हें नूह और कुमार से 2 और सूचियां मिली। बेशक सैम को इस बात पर भरोसा नहीं है कि ये अंतिम सूचियां होंगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा संभावना वाली सूचियां हैं। इन सभी सूचियों को चिन्हित करने के बाद उसने आखिरकार कुछ अन्य लोगों को कुछ संदेश भेजना शुरू कर दिया।
जुआरी अकादमी में छात्र। उसने दिन का अधिकांश समय इसी तरह बिताया। इस बीच अकादमी क्षेत्र एक बार फिर बाहरी लोगों से गुलजार हो गया है। कभी समय तेजी से बीत गया और अब दुनिया खुलने का समय आ गया है। सैम उस जगह पर इंतजार कर रहा था जहां पोर्टल्स आने वाले थे। वह सुबह सुबह आया, लेकिन वह जगह पहले से ही सभी ताकतवर और विशेषज्ञ लोगों से गुलजार थी। बाहरी लोग भी वहां हैं। उन्होंने कई लोगों के समूहों को भी देखा जो एक जैसी वर्दी और ऐसी ही चीजें पहने हुए थे। छात्रों के परिवारों की सेनाएं भी यहाँ हैं। एक और बात जो उन्होंने देखी वह यह है कि बहुत से लोग जिन्हें पहली कक्षा में होना चाहिए था अब दूसरी कक्षा में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विजय अभियान में शामिल होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में जल्दबाजी की थी। सैम जब सभी को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि कई लोगों की निगाहें उस पर पड़ रही हैं। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि वे उसे क्यों देख रहे हैं। वह अभी भी एक लक्ष्य है। हब से जुड़े होने के कारण अब वह लक्ष्य नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी बहुत से लोगों को उस पर संदेह है, लेकिन वे अभी भी संदेह पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वह आज भी वही है जिसके कारण अनेक द्वितीय श्रेणी के बच्चों की मृत्यु हुई। उन्होंने मूल रूप से इन अकादमियों के लिए साधकों की एक पूरी पीढ़ी को अपन बना दिया। जो भी योग्य है वह टूर्नामेंट के समूह मुकाबले में मर गया है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है, देवताओं ने अब सभी समय की विजय जारी की। उनका आक्रोश और गहरा होता गया। अगर मौका मिला तो वे उसे जरूर मार देंगे। उन्हें यकीन है कि कुछ विशेष टीमें हैं जो केवल उन पर और उनकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। जब सैम सोच रहा था तो पोर्टल जल्द ही प्रकट हो गए। बुजुर्गों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग बिना किसी परेशानी के ठीक से लाइन में खड़े हों। एक के बाद एक छात्रों को उनकी पसंद के द्वार में प्रवेश करने दिया गया। बाहरी लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक सभी छात्र चले नहीं गए। बहुत सोच विचार के बाद सैम ने विशेष परिस्थितियों वाली दुनिया चुनने का फैसला किया। सैम ने सभी दुनियाओं पर दी गई जानकारी की जांच की और ये दुनिया उसे बहुत दिलचस्प लगी। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ एक ग्रह है। इस दुनिया की खासियत यह है कि यह अपने डायस्टोपियन चरण में है। यह मनुष्यों से भरी एक खेती की दुनिया है। जानवरों के अलावा कोई अन्य खेती प्रजाति नहीं है, लेकिन ये ग्रह बहुत विशाल है और इसका अधिकांश हिस्सा मूल रूप से मनुष्यों द्वारा आबाद और नियंत्रित था। हालांकि यहाँ के कुछ मनुष्य उस ग्रह पर उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां वे पहुंच सकते हैं, और कुछ दर्जन पुराने साथी जो उस उच्चतम साधना स्तर पर अटके हुए थे जो दिव्यतल दीक्षा का शिखर है। उन्होंने एक गुप्त समूह बनाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, उन्हें जो छत दी गई थी उसे तोड़ने के लिए। इस प्रक्रिया में उन्होंने सभी प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीजें की और इस प्रकार वर्तमान डायस्टोपियन युग का निर्माण किया। चूंकि उनके पास अगले चरण तक पहुंचने के लिए न तो ज्ञान था और न ही प्रकृति का सहयोग, इसलिए उन्होंने एक ऐसे संसाधन के साथ प्रयोग करना शुरू किया जो उनके पास प्रचुर मात्रा में था। वह था जानवर। हालांकि इंसानों ने ज्यादातर जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने पूरी जमीन पर कब्जा नहीं किया था। कुछ हिस्से जो जीते नहीं गए वे जानवरों के नियंत्रण में थे, और ये कुछ जानवर जो इन इंसानों के बराबर ही उच्चतम स्तर पर हैं, अपने मानव समकक्षों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इससे मनुष्य पागल हो गया और उसने जानवरों के रक्त, जीन और शरीर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी प्रकार के घृणित कार्य किए और कुछ प्रयोग उन पर उल्टे पड़े। इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि वे कैसे पलट गए और क्या बदल गया, लेकिन अंतिम परिणाम यह है कि अब ग्रह के अधिकांश हिस्से पर जानवरों का कब्जा है। केवल कुछ ही बस्तियां हैं जहां मनुष्य रहते हैं और वे बस अपना जीवन यापन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सैम को यह एक काल्पनिक कहानी लग रही थी। दिलचस्प स्थिति के अलावा सैम को एक और चीज में बहुत दिलचस्पी थी। विशेष शर्त, यदि समस्या की जड़ हल हो जाती है और मनुष्यों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में कम से कम 50% की वृद्धि होती है, और यदि कोई व्यक्ति पहली तिमाही के मूल्यांकन से पहले ग्रह के कम से कम 75% पर विजय प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति को रक्तरेखा और संविधान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वास्तविक पुरस्कार इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी विजय कितनी अच्छी है। यह विशेष स्थिति सैम को आकर्षित करती है क्योंकि यह कितनी विशिष्ट और खास है। इस विशेष पुरस्कार को पाने के लिए सैम को पहले 3 महीनों में विजय अभियान पूरा करना होगा। उसे ग्रह की 75% से अधिक भूमि पर कब्जा करना होगा। इसका मतलब है कि इन सभी जगहों पर उन ताकतों का वर्चस्व होना चाहिए जो उसके नियंत्रण में है, और उसे इन जानवरों को भी पीछे धकेलना होगा और मनुष्यों को ज्यादा जमीन पर बसने देना होगा। 50% की यह वृद्धि स्पष्ट है। अगर मनुष्यों का प्रभाव सिर्फ कुछ वर्ग मील पर था तो उसे बस कुछ क्षेत्र पर कब्जा करके उन्हें वहां बसने देना होगा। लेकिन अगर वे ग्रह के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं तो सैम को ग्रह के 8वें हिस्से के बराबर की नई जमीन पर कब्जा करके मनुष्यों को वहां बसने में मदद करनी होगी। यह स्पष्ट एवं कठिन है। कोई अन्य विशेष परिस्थितियां नहीं है। ये स्थान किसी और के लिए दिलचस्प नहीं है। दुनिया छोटी है, लोग कम है, इसलिए अपने देवताओं के प्रति बहुत अधिक आस्था नहीं पैदा होगी। संसाधन सीमित होंगे और सभी जानवरों के साथ इसे रहने योग्य बनाने में बहुत समय लगेगा। बहुत अधिक प्रयास और बहुत कम पुरस्कार। लेकिन सैम इसे परखना चाहता था और वह अकेले ही जा रहा था, बिना किसी टीम के साथी के। सैम की पसंद को देखकर अन्य अकादमियों के कई छात्र जोर से गाली देने लगे, क्योंकि ये अकादमियों में कुछ मध्यम रैंक वाले छात्र हैं और उन्हें सैम के साथ दुनिया भर में घूमने का काम सौंपा गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ये रास्ता चुनेंगे, लेकिन उन्हें अनिच्छा से उनका अनुसरण करना पड़ा। सैम द्वार में गायब हो गया और पुनः प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर ठंडी और तेज हवा का एहसास हुआ। वह एक पहाड़ की चोटी पर गिर गया। वह सचमुच बादलों को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस कर सकता था। हालांकि वहां ठंड थी, लेकिन बर्फ और ऐसी ही चीजें थीं। ये भी एक अकेला पहाड़ था जो जंगल के विशाल विस्तार जैसा लग रहा था। जैसे ही सैम प्रकट हुआ उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उस पर हावी हो रही है। तारांकन स्वूश, एक काले रंग का बाज उस पर निडरता से हमला कर रहा था। सैम मुस्कुराया और उसका आभामंडल भड़क उठा। तारांकन कावव, काला बाज तुरंत रुक गया और उसी स्थान पर मंडराने लगा। उसकी आंखें जो भयंकर और निडर लग रही थीं, अचानक व्यथित और निराश दिखने लगी। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली साधक दिव्य तलदीक्षा के शिखर पर हैं। वे अत्यंत दुर्लभ हैं और उनकी संख्या 20 से भी कम होगी। ये देखते हुए कि यहाँ मानव आबादी कितनी कम है, ये संख्या और भी कम होगी। अगर वह जानवरों की गिनती भी करे तो उनकी संख्या 3 गुनी हो सकती है। इसका मतलब है कि दिव्य विमान का अंतिम चरण दर्जनों में होगा, मध्य चरण सैकड़ों में होगा, प्रारंभिक चरण 1000 से भी कम हो सकता है। यहाँ अधिकांश जीव होंगे। सूक्ष्म विमान, बाज भी ऐसा ही एक प्राणी है।
सैम पर हमला करने का एकमात्र कारण ये था कि उसने अपनी आभा को बाहर नहीं आने दिया। उसने इसे रोक रखा था ताकि अगर वह किसी मानव बस्ती में दिखाई दे तो वह बच जाए, लेकिन वह कहीं बीच में है जो स्पष्ट रूप से जानवरों का निवास स्थान है। उसे खुद को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सैम ने जमीन पर लात मारी और खुद को हवा में गोली मार ली, इससे पहले कि हॉक प्रतिक्रिया कर पाता। उसने पहले से ही उसका गला अपनी हथेली में पकड़ रखा है। तो अब क्या तुम मुझे वह सब बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉक ने जल्दी से सिर हिला दिया। यह एक और कारण है कि सैम इस दुनिया में अपनी प्रगति के बारे में आश्वस्त है। जानवरों की दुनिया में, विशेष रूप से एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश जानवर उससे कमजोर हैं। वह जो चाहे कर सकता है और जो चाहे जान सकता है। यह उसका खेल का मैदान है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सैम को अपने आसपास की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल गई। दुर्भाग्य से वहां कोई मानव नहीं था। यहाँ आसपास कोई बस्ती या इंसानों का कोई निशान नहीं है। जहां तक वह देख सकता था, पूरा जंगल सभी तरह के जानवरों से भरा हुआ था। उसने ये भी जाना कि यह एक द्वीप है, एक विशाल द्वीप, लेकिन एक द्वीप। फिर भी ये देखते हुए कि बाज अपने द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों के बारे में कितना अनभिज्ञ है, इसे अलग कर दिया जाता है दुनिया के बाकी। ठीक है, तो फिर हम अपना विजय अभियान यहीं से शुरू करें। सैम ने हाथ हिलाते हुए कहा। तारांकन CAAWWW। आकाश बाहर आया और पूरी ताकत से आकाश की ओर चिल्लाया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने एक तेज चमक चमक उठी। अपने आसपास की भूमि की स्थिति देखकर वह गर्व से बोला, मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिले जिससे तुम निपट नहीं पाओ तो मुझे बुला लेना। हम मिलकर उसका समाधान कर लेंगे। अब से तुम इस द्वीप के राजा होगे। एक योग्य उत्तराधिकारी खोजो और उसे तैयार करो, ताकि जब हम चले जाएं तो वह इस स्थान को संभाल सके। समझो, हो गया? आकाश ने उत्तर दिया और ऊपर उठ गया। उसकी आभा पूरे जंगल में फैल गई। इस पर अपना दावा जताते हुए जंगल में जाकर विजय की शुरुआत की घोषणा की। पहला आत्मसमर्पण कमजोर लोगों से होता है। कालाबाज। सैम को स्काई की चिंता नहीं थी। उसने बस अपनी सबसे तेज गति से हॉबिंजर पर उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में वह द्वीप से बाहर निकल गया। वह बस एक बेतरतीब दिशा में आगे बढ़ गया। उसे गंतव्य की ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वह ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां लोग और जानवर हैं, तब तक वह उसके लिए काम करने के लिए एक संभावित जगह है। समुद्र पार यात्रा करते समय ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह ग्रह कितना बड़ा है। यह उस जानकारी का हिस्सा है जो इस ग्रह के विवरण में छोड़ी गई थी। कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह स्थान इतना विशाल है। पूरी गति से 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद भी उसे जमीन का कोई निशान नहीं दिखा। अपने मौजूदा स्तर और हॉबिंजर की गति के हिसाब से यह बहुत तेज है और उसने बहुत ज्यादा दूरी तय कर ली है। उन्होंने अपनी दिव्य भावना को भी पूरी तरह से फैलाए रखा, क्योंकि वे आगे बढ़ रहे थे। वे एक ही समय में बहुत सारे क्षेत्रों को कवर कर रहे थे। सैम ने 15 मिनट तक यात्रा की। फिर उसने सोचा कि क्या उसे कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए। तभी उसे आखिरकार कुछ महसूस हुआ। अपनी आध्यात्मिक समझ के सबसे दूर के छोर पर अपने दाहिनी ओर उसने एक भूभाग को महसूस किया। वह मुड़ा और उस दिशा में आगे बढ़ा। 2 मिनट के भीतर वह उस भूभाग को स्पष्ट रूप से देख सकता था और जो उसने देखा उससे ऐसा लग रहा था कि वहां मानव बस्ती के कुछ संकेत हैं। वह किनारे पर एक लाइट हाउस जैसी ऊंची संरचना देख सकता था। एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद उसने उस मीनार से अपनी आध्यात्मिक संवेदना में एक झंझनाहट महसूस की। ठीक उसी समय जिस तट की ओर सैम जा रहा था, टॉवर के भीतर एक शिलालेख चक्र जो कुछ समय से निष्क्रिय था, चमकने लगा। ये चमक इतनी तेज थी कि सैम आध्यात्मिक दृष्टि से इसे महसूस कर सकता था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाया। वह इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब वह सोच रहा था कि यह क्या हो सकता है और अपनी आध्यात्मिक भावना के माध्यम से इसके साथ बातचीत करता रहा, मानो वह इसे जांच रहा हो, तो उसकी आध्यात्मिक भावना का सबसे गहरा हिस्सा जो पानी में फैला हुआ था, उसने भी कुछ महसूस किया। तारांकन स्वूश। वह हार्बिंगर के साथ किनारे की ओर खिसक गया। नीले और काले रंग के शल्कों से ढका एक विशाल शार्क पानी से बाहर आया। शार्क के सिर पर एक मानव आकृति खड़ी थी जिसके हाथ में भाला था। तारांकन स्वूश। उस मानव आकृति ने सैम पर भाला फेंका। जैसे कि संकेत पर आसपास के पानी ने भाले की हरकतों पर प्रतिक्रिया की और उसे घेर लिया, जिससे एक विशाल सर्पिल पानी का भाला बन गया जिसका लक्ष्य सैम था। सैम ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही उसने अपनी हथेली को हिलाया, उसके चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध बन गया। एक छपाक के साथ विशाल भाला पानी में फट गया और वापस समुद्र में गिर गया। वास्तविक भाला बहुत दूर उड़ गया। मानवरूपी और शार्क पहले ही पानी में जा चुके थे। सैम उन्हें महसूस कर सकता था। वे एक बार फिर उसके ठीक नीचे से ऊपर आए। इस बार सैम ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक ऊर्जा विस्फोट हमला भेजा। हॉबिंजर के ट्विस्टरों के भीतर संघनित पवन ऊर्जा को नीचे गिरा दिया गया और वह विस्फोटित हो गया। प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से पानी पर नियंत्रण कर लिया और अपने तथा शार्क के शरीर को ढक लिया। तारांकन बूम। घातक क्षति से बचा गया, लेकिन विस्फोट की ताकत ने मछली और मानव को वापस पानी में उड़ा दिया। यह इतना जोरदार था कि वे सैकड़ों मीटर गहरे पानी में चले गए। सैम ने अपनी इंद्रियों को दूसरे पक्ष पर केंद्रित किया। उसने जो दोनों जीव देखे, उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। गैम्बलर द्वारा शुरू में दी गई ढेर सारी जानकारी और हब के गुण से प्राप्त की गई और भी अधिक जानकारी के बावजूद वह उस समय असफल हो गया। वह शार्क प्रजाति के जानवर में कुछ हद तक काले सिर वाली शार्क जैसी समानता देख सकता है, लेकिन उसके तराजू थोड़े अलग हैं। वे तराजू लगभग सरीसृप जैसे दिखते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है शार्क पर सवार मानव जैसी आकृति। इस जगह के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस ग्रह पर सिर्फ इंसान और जानवर ही रहते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक मानव जैसा प्राणी है, जिसके अंगूठे विपरीत दिशा में है और वह भाला चलाता है। और जिस तरह से वह सतह के नीचे प्रतिक्रिया कर रहा है, वह स्पष्ट रूप से एक औसत जानवर की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान है। जैसे कि यह पुष्टि पर्याप्त नहीं है, सैम ने कई अन्य मानव जैसे जीवों को समुद्र की गहराई से आते हुए देखा। वे सभी उन अजीब शल्कदार शौकों पर सवार थे। सैम ने भौहें सिकोड़कर उन पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ आओ। तभी उसकी आंखों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। उसने सावधानी से चारों ओर देखा। इस तरफ आओ, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। वही आवाज, लेकिन इस बार बहुत साफ, और वह देख सकता था कि आवाज किस दिशा से आ रही है।
किनारे से, उस मीनार से, सैम उस जगह की ओर देखने के लिए मुड़ा। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के बावजूद वह उस रोशनी को नहीं देख सकता, बल्कि उसे केवल महसूस कर सकता है। आवाज तो सुनी जा सकती थी, लेकिन उसे वहां किसी जीवित प्राणी का आभास नहीं हुआ। तारांकन स्वूश स्प्लैश। जब वह उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो वे जीव बाहर आ गए और सभी ने एक साथ सैम पर हमला कर दिया। तारांकन स्वूश। हॉबिंजर ने हवा में तेजी से एक चक्कर लगाया, जिससे हवा का एक ब्लेड निकला और उसके चारों ओर 360 डिग्री का घेरा बन गया। तारांकन स्लैश। मछलियां कट गई थीं और उन पर सवार लोग भी कट गए थे। उनके घावों से खून बह रहा था। सैम ने घृणा से अपनी नाक ढक ली। खून का रंग सामान्य लाल या सैम द्वारा देखा गया कोई सामान्य रंग नहीं है। यह नीले रंग की एक अजीब छाया है और यह सामान्य से बहुत अधिक गाढ़ा है। खून, यह बदबूदार था। बेशक सभी जीव मरे नहीं हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सभी मरे हुए हैं, बाकी सभी घायल हैं। सैम ने उन मानव जैसी आकृति में से एक को पकड़ लिया। वह जीव पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन सैम ने उसे बेहोश कर दिया और उसे बांध दिया। ये सभी जीव दिव्य विमान दीक्षा के प्रारंभिक चरण में हैं, और किसी कारण से वे उस स्तर के सामान्य साधकों की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली दिखाई दिए। इससे सैम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन पर लगी चोटों को देखते हुए इनमें से कोई भी जीव पूरी तरह से कटा हुआ नहीं था। के माध्यम से उसकी पवन ब्लेड ने बहुत गहरा घाव किया, लेकिन उनमें से कोई भी दो भागों में नहीं कटा, जो अपेक्षित परिणाम होना चाहिए था। सैम किनारे की ओर मुड़ा और उस जीव को पकड़े हुए पूरी गति से आगे बढ़ा। किनारे से कुछ 100 मीटर दूर उसे अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। पानी से कछुए जैसे कई जानवर निकलकर उस पर हमला कर रहे थे। पानी और जहर के गोले कई दिशाओं से उस पर आ रहे थे। सैम ने हमलों से बचते हुए खुद को बचाया और अपने करीब आ गया। उस समय पानी ऊपर उठ गया और उसके सामने एक बड़ी दीवार बन गई। उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उस पानी की हल्की छींटें भी उसकी त्वचा पर पड़ रही थी। जलन महसूस होना, जहर, वह मन ही मन बुदबुदाया। छोड़ो इसे। आवाज एक बार फिर आई। सैम तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। ये बता रहा है सैम उसे उस जीव को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सैम तैयार नहीं है। जानवर उस पर हमला करते रहे। ठीक है, चलो फिर ऐसा करते हैं। सैम अपनी रीपर तलवार निकालने ही वाला था कि उसने कुछ आवाज सुनी। रुकना, एक इंसानी आवाज। उसने आगे देखा और किनारे पर कोई दौड़ता हुआ आया। वे चिल्ला रहे थे और उस पर हमला करने वाले जानवर रुक गए। सैम हवा में मंडराता रहा और समुद्र तट पर लोगों को देखने लगा। वे दो लोग थे, एक आदमी और एक महिला, और उन्होंने कुछ सामान्य गंदे कपड़े पहने थे। उन दोनों के लंबे काले बाल थे। उनके चेहरे की विशेषताएं भी एक जैसी थीं। वे थोड़े से भ्रष्ट दिख रहे थे, दुबले पतले, पीले और थके हुए। यही वे शब्द हैं जो उसके दिमाग में आए। दोनों ने सैम को देखा और उसे आंकते हुए देखा और फिर उस संयमित प्राणी को देखा जिसे उसने पकड़ रखा था। उसके हाथों में। आप कौन है? युवक ने पूछा। सैम भी उन दोनों का आंकलन कर रहा है। वे दोनों दिव्य तल की दीक्षा पर हैं। प्रारंभिक अवस्था में मैं एक आगंतुक हूँ। क्या आसपास कोई शहर या किसी तरह की मानव बस्ती है? आगंतुक, आप कहाँ से आ रहे हैं? जहां तक मुझे पता है आसपास कोई द्वीप नहीं है, और अगर है भी तो हाँ, कोई भी व्यक्ति इस समुद्र को पार करके यहाँ नहीं आ सकता। बताओ तुम कौन हो? या किनारे पर पैर रखने के बारे में भी मत सोचो। उस समय वे सभी समुद्री जानवर जो पहले दूर से हमला कर रहे थे, वे अपना सिर पानी से बाहर निकालकर निशाना साधने के लिए तैयार हैं। ये कष्टप्रद हो रहा है। इन जानवरों को न मारना मेरे स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था। इसलिए बस अपने नेता को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सैम ने जवाब दिया। उसका आभामंडल भड़क गया। उसकी हत्या करने की मंशा भड़की हुई है। उससे भी बढ़कर उसका हाइड्रा वंश सक्रिय है। जो जानवर कुछ सेकंड पहले उस पर इतनी भयंकर हमला कर रहे थे, वे अचानक अपने स्थान पर कांपने लगे। एक पल के लिए तो दोनों इंसानों को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वे स्तब्ध रह गए। सैम ने हॉबिंजर से छलांग लगाए और उनके सामने उतरा। उसने अभी भी उस जीव को पकड़ रखा था और कहा, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। अपनी बस्ती में वापस जाओ और अपने नेता को लेकर आओ। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और न ही तुम लोगों पर हमला करूंगा। कम से कम अभी तो नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 1 घंटे के बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और उस समय हमारी बातचीत अच्छी नहीं होगी। दोनों मनुष्यों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सैम की हत्या की मंशा और आभा से अभिभूत हैं। हालांकि उनकी वृत्ति उनके दिमाग में कुछ चिल्ला रही थी। इसे कर ही डालो। यह उन्हें उसकी बातों का पालन करने के लिए कह रहा है। वे तभी शांत हुए जब सैम ने आखिरकार अपना आभामंडल उस पर डाला। उन्होंने एक दूसरे को देखा। आदमी ने खंजर निकाला और लड़ने की मुद्रा में आ गया, जबकि महिला चली गई। सैम ने हमला नहीं किया, न ही उस युवक ने। वह हमारे नेता को लेकर आएगी, युवक ने धीमे स्वर में कहा। सैम की मौजूदगी में जोर से बात करने से ही वह थक गया था। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और पानी की ओर मुड़ गया। उसके अंदर का हाइड्रा रक्तुमर पड़ा और समुद्र के अंदर के जानवर अपने सिर बाहर निकाले रहे, मानो वे किसी आदेश का जवाब दे रहे हो। मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप उनका ईमानदारी से उत्तर दें, सैम ने कहा, जब उसने अपना हाथ उस बेहोश हो चुके अजीबोगरीब मानव जैसे प्राणी पर रखा। उसे अब यह अच्छी तरह से दिख रहा है। इस प्राणी की त्वचा पर पपड़ीदार परत है। वह बिल्कुल सरीसृप जैसा दिखता था। अगर किसी को उसकी त्वचा और उसकी त्वचा का सिर्फ एक टुकड़ा दिखाया जाए तो वे निश्चित रूप से इसे किसी सांप की त्वचा समझ लेंगे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवाहित किया और अवलोकन का प्रयोग किया। इस बीच समुद्री जीव बेचैनी से उसके सवालों का इंतजार कर रहे थे। सैम ने उस जीव के अंदर अच्छी तरह देखने के बाद अपनी आंखें खोली और भौहें सिकोड़ ली। अंदर के सभी अंग थोड़े अलग लग रहे थे, जैसा कि अपेक्षित था, लेकिन हड्डियों की संरचना और इस जीव की मांसपेशियों की संरचना मनुष्य से बहुत मिलती जुलती है। नहीं, समान शब्द भी सही नहीं है, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। सैम रुका और समुद्री जीवों को देखने लगा। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। तारांकन गर्जन। समुद्री जानवर शांत भाव से शोर मचाने लगे, लेकिन उनमें थोड़ी उलझन और संदेह की झलक थी, जैसे उन्हें संदेह हो कि सैम उन्हें समझ भी पाएगा या नहीं। सैम ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा अब समझाओ, वे समुद्री जीव क्या है? मानव जैसे जीव असल में क्या है? सैम उनसे लगातार सवाल करता रहा और इन जानवरों ने अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दिया।
सैम को स्थिति का सार समझ में आ गया और ऐसा लगा कि जानवरों को भी कहानी का पूरा सार नहीं पता। कुछ साल पहले उन्हें जो पता चला था उसके अनुसार समुद्र पर इन अजीबोगरीब मानव जैसे जीवों का आक्रमण होता है और एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं तो वे किसी तरह पानी को प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कुछ अन्य समुद्री जानवरों को उत्परिवर्तित किया और वे जल्दी से प्रजनन करने लगे। वे नहीं जानते कि वे कहां से आए हैं, लेकिन वे मनुष्यों को पकड़कर और उन्हें बदलकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कुछ अन्य समुद्री जानवरों को उत्परिवर्तित करने के लिए मजबूर करके बहुत सारी ताकतें भी एकत्र की। सैम के शार्क भी उन्हीं जीवों का हिस्सा है। सैम जिस पानी से अभी अभी गुजरा था वह भी उन जीवों से भरा हुआ है और ये समुद्री जानवर जो पहले किनारे पर रहते थे अब किनारे के करीब चले गए हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि इनसे लड़ने का मौका सिर्फ उन्हीं जीवों के पास है जो जहर और विषैले पदार्थों से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा स्रावित विष ने आसपास के जल को प्रदूषित कर दिया और ये समुद्री जीव इन विषयों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। फिर एक प्रशिक्षक की मदद से समुद्री जानवरों ने यहाँ के मनुष्यों के साथ एक अनुबंध किया। जब उन्हें पता चला कि ये अजीब समुद्री जीव इन जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए समान दुश्मन है, वे तट की रक्षा कर रहे हैं। सैम को उनसे बस इतना ही मिला। वह उस युवक की ओर देखने लगा जो अभी भी सैम को सतर्कता से देख रहा था और ऐसा भी लग रहा था जैसे सैम पागल हो गया हो। इससे पहले कि सैम उससे कुछ सवाल पूछता उसने कुछ ही दूरी पर हलचल देखी। यह एक बड़ी पार्टी है, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही समय में वह चारों ओर से घिर जाता है। उसकी पीठ समुद्र की ओर होती है जबकि समुद्र तट विभिन्न स्तरों के साधकों से भरा होता है। दो पक्षी जैसे जानवर आसमान को ढंक रहे हैं जिन पर चार लोग भले और धनुष लिए खड़े हैं। जो युवक अब तक तनाव में था वह आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। भीड़ में सभी तरह के लड़ाके शामिल थे। वे सभी सैम को घेर कर खड़े थे। उनके पीछे कुछ जादूगर थे जिन्होंने पहले से ही कुछ हमले करने की योजना बना रखी थी और हमला करने के लिए तैयार थे। तभी दूर से आए हमलावरों ने अपने भलों और धनुषों से हमला कर दिया। कम से कम 50 लोग उसे घेरे हुए थे। उनमें से एक महिला बीच में खड़ी थी जो अधेड़ लग रही थी। उसके बाल जगह जगह सफेद हो गए थे और उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं। उन आंखों पर काले घेरे भी थे। वह थकी हुई और हताश दिख रही थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? उसने सैम से पूछा, थका हुआ लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर। वह दिव्य तल दीक्षा की अंतिम अवस्था वाली साधिका है, उन सभी में सबसे मजबूत। सैम ने हल्की सी आह भरते हुए कहा, क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आप नेता हैं? उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं एक आगंतुक हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ वह इस दुनिया से नहीं है और मैं जिस तरह से आया हूँ वह आपकी पहुँच से परे है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं इस ग्रह के मनुष्यों को उनकी खोई हुई जमीनों को वापस पाने में मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। यही मेरा लक्ष्य है और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग करें। महिला ने भौहें सिकोड़ी लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती वह युवती जो अकेली लौटी थी आ पहुंची। समूह ने पूछा, आपको क्या लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? हम जानते हैं कि आप भी उन्हीं मछली जीवों में से एक है जो हमें मारने के लिए आए थे। सैम उन शब्दों पर मुस्कुराया। मेरा विश्वास करो, यहाँ के लोगों को मारना जो वास्तव में मेरे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। मुझे किसी भी परिस्थिति में खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारी बस्ती पर ऐसे हमला कर सकता था जैसे मैं अपने पिछवाड़े का दौरा कर रहा हूँ और तुम ऐसा नहीं कर पाते। मुझे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। जहां तक सबूत की बात है, आप लोगों का इंतजार करते हुए मुझे जो सीमित जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि आप पर मछली जैसे जीवों द्वारा हमला किया जा रहा है। समुद्री जानवर और आप अब एक ही नाव में सवार हैं। समुद्री जानवरों द्वारा छोड़ा गया जहर और समुद्र तट पर आपने जो टावर बनाया है वही एकमात्र साधन है जिनसे आपको इन जीवों के किसी भी हमले को पहचानना और उनका विरोध करना है। ये टावर एक आत्मा या एक बहुत शक्तिशाली आत्मा से मंत्रमुग्ध है जिसका आत्मिक ऊर्जा के साथ इतना गहरा संबंध है कि वह अपने आसपास मानव आत्माओं को महसूस कर सकती है। इससे पहले जो आवाज मैंने सुनी थी इस द्वीप पर आने और उस मछली जैसे जीव को पीछे छोड़ने की, वह भी वहीं से आई होगी। सबने उस युवक की तरफ देखा जो शुरू से ही सैम पर नजर रख रहा था। उन्हें शक था जो उसने उन्हें बताया था। मैंने यह बात समुद्री जानवरों से सीखी है, सैम ने स्पष्टीकरण दिया। समूह के सदस्यों में से एक ने आगे बढ़कर बातचीत की। समुद्री जानवर, सबसे अधिक संभावना है कि पालतू जानवर। वह जानवरों से ये सब सीखने की बात सच कह रहा है और वे ये भी सोचते हैं कि उनके जहर के प्रति उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए वह अवश्य ही मनुष्य होगा। पीछे खड़े एक अन्य प्रशिक्षक ने भी संदेश भेजा कि उसका पालतू जानवर महसूस कर रहा है कि सैम की गंध स्पष्ट रूप से मानव की गंध है। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा और तुम मुझे खुद को साबित करने का तरीका बता सकते हो, फिर हम बात कर सकते हैं। मैं ये तय करने के लिए तुम्हारे खुद के चिंतन पर भरोसा नहीं करना चाहता कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो या नहीं। मेरे पास इतना समय नहीं है। समूह उपद्रवी हो गया, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी मौजूदा स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। मेरा सुझाव है कि हम उसे मार डालें। पहली लड़की जोर से कहा, मैं सहमत हूँ, हम इसे वहन नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको ये बहुत अजीब नहीं लगता? अगर कोई वास्तव में भेष बदलकर घुसपैठ करना चाहता है तो क्या वह ऐसा करेगा? वे इतने खुले तरीके से आते हैं। मूलतः 3 पक्ष हैं, एक उसे मारना, दूसरा उससे बात करना, तीसरा उसे बस जाने देना। वह जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से चला जाए। नेता शायद ही कभी बोलते थे और ऐसा लगता था कि उन्होंने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए ही अपना निर्णय ले लिया। यह उन्हें, टावा और समुद्री जानवर दोनों ने उसे उन जीवों से लड़ते हुए देखा है। यहाँ तक कि पहले प्रतिक्रिया देने वालों ने भी उसे उनमें से एक को नीचे गिराते और बलपूर्वक वापस लाते हुए देखा है। हम सभी जानते हैं, जीव सामान्य हमले नहीं कर सकते और वे कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे प्रतिक्रिया देने वाले एक बार फिर से गवाही दे कि उन्होंने ऐसा किया था। यह बहुत ही असंभव है कि वह उन प्राणियों में से एक हो, लेकिन निश्चित रूप से उस पर भरोसा करना कठिन है। तो चलो उसे एक परीक्षा देते हैं। वह ऐसे बोल रही थी जैसे सैम वहां है ही नहीं। फिर वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, यदि आप वास्तव में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल इतना करना पर्याप्त नहीं होगा कि आप हमें मार सके। हम सब, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं भी उन प्राणियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नहीं जा सकता। तो खुद को साबित करो। समुद्र में जाओ और उन आम लोगों में से 50 को मार डालो और उनके समूह के नेताओं में से एक को खोजो। सबूत के तौर पर उनके सिर मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा।
सैम ने कुछ भी नहीं कहा और बस समुद्र की ओर मुड़ गया। सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। समूह के अधिकांश लोगों को ऐसा लगा कि उनका नेता वास्तव में उसे मारने का फैसला लिया। आखिरकार उनके दिमाग में जो हासिल करना था उसे हासिल करना असंभव है। पूछा गया। सैम चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, भले ही तुम उन प्राणियों का हिस्सा न हो। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो हम आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैम ने जमीन पर लात मारी और हवा में उड़ गया। वह समुद्री जानवरों से घिरे इलाके के ऊपर से छलांग लगाने लगा और पानी में गोता लगाने ही वाला था। उसी क्षण एक चमक के साथ मिया दिव्य आयाम से बाहर आ गई। तारांकन गर्जन। उसके सभी नौसेर एक साथ दहाड़ने लगे जिससे समुद्र भी कांप उठा। छप छप। सैम और मिया पानी में उतरे और बहुत बड़ी छपाक पैदा की। एक बहुत बड़ी लहर उठी और पानी में आ गई। समुद्र के जानवरों को इसे रोकने के लिए एक विपरीत लहर बनानी पड़ी। सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। बस्ती के नेता और बाकी किसान सभी हैरान निगाहों से समुद्र की ओर देख रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। सैम ने जिस तरह से पानी में गोता लगाया वह एक अद्भुत अनुभव था। लेकिन उस विशालकाय जानवर ने, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी न सुना था और न ही देखा था, उन्हें बुरी तरह डरा दिया। उस झटके से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उनके दिलों में लाखों सवाल उठे और उनमें से एक ये था कि अब क्या करना है। सैम ने उनके अनुरोध का जवाब भी नहीं दिया। वह बस समुद्र में कूद गया और चला गया। यहाँ तक कि नेता भी उलझन में पड़ गया। करीब आधे घंटे बाद वह आए और फैसला किया, मैं यहीं रहूंगा। बाकी लोग शहर वापस जाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। सभी रक्षात्मक तंत्र और संरचनाएं सक्रिय करें। अगर वह सचमुच दुश्मनों का हिस्सा है तो हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन वह आदमी सिर्फ एक व्यक्ति है और वह केवल द्वितीय तारा स्तर पर ही प्रतीत होता है। एएन, इसे इस ग्रह के लोग दिव्यतल दीक्षा मध्य चरण कहते हैं। यहाँ तक कि उसके जानवर के साथ भी मुझे यकीन है कि हम उसका ख्याल रख सकते हैं। एक सहायक ने नेता को सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और बस उन्हें वही करने को कहा जो उन्हें कहा गया है। जल्द ही नेता के अलावा केवल दो पहले उत्तरदाता ही बचे जो सैम को देखने आए थे। वे सभी समुद्र की ओर देखते रहे। नेताजी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको सचमुच लगता है कि वह सच बोल रहा है? युवक ने पूछा। युवती ने तुरंत इसका खंडन किया। देखिए, ये कैसी बकवास है। वह निश्चित रूप से सच नहीं बोल रहा है। उसने कहा कि वह एक आगंतुक है, लेकिन वह कहां से आया हो सकता है? हम पहले से ही सभी शेष मानव बस्तियों को जानते हैं। हमने पहले ही उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा उन्होंने यहाँ किसी को नहीं भेजा है। वह निश्चित रूप से उन 3 घृणित लोगों की योजना का हिस्सा है। युवती अपनी बात पर अड़ी हुई थी और उसने अपने समर्थन में नेता की ओर भी देखा, लेकिन नेता की निगाहें उलझी हुई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें वह कहानी याद है कि हमारा ग्रह इस तरह कैसे बन गया? दोनों चुप रहे। जाहिर है उन्हें ये बात याद है और उन्हें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। इन तीनों घृणित कृत्यों से भी अधिक, मनुष्यों के लालच से भी अधिक, एक चीज थी जिसने इन सभी घटनाओं को घटित होने के लिए प्रेरित किया। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? दोनों युवक भ्रमित लग रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि एक दिन तीनों दुष्टात्माएं प्रकट हुई और वे किसी मानवीय लालच के कारण प्रकट हुई। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। नेता ने आगे कहा, हमारे पूर्वजों ने जिस मानवीय लालच की बात की थी वह उस समय के एक मानव नेता को मिले एक दर्शन से उत्पन्न हुआ था। सितारों से परे की दुनिया का एक दृश्य। उन्हें यह दृश्य ज्ञानोदय के दुर्लभ क्षणों में से एक में मिला और उनका मानना था कि यह प्रकृति का स्रोत था जिसने उन्हें ये दृश्य दिए। और तब से जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव नेताओं में उस दुनिया को देखने की लालसा बढ़ती गई और ये तभी संभव हो सकता है जब वे अपनी जन्मजात सीमाओं से आगे निकल जाएं। इसी खोज के कारण ये सारी गड़बड़ी हुई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वाकई ऐसी कोई दुनिया है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लोगों की तरह उनके लोगों को भी दर्शन मिले होंगे? हो सकता है कि उनके लोग भी यहाँ आकर इस जगह को देखना चाहें। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह आदमी इस दुनिया से बाहर से आया हुआ आगंतुक है? यह असंभव है। शायद या शायद नहीं। मैं तो बस बकवास कर रहा था। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या वह वापस आता है। तब हमें पता चल जाएगा। जब वे बातचीत कर रहे थे और सोच रहे थे कि सैम कौन हो सकता है, समुद्र की गहराई में पानी की गहराई बैंगनी रंग में बदल गई है, जिसमें जगह जगह नीले रंग के कीचड़ के धब्बे हैं और उस कीचड़ के साथ उन अजीब जीवों के सिरहीन मानव शरीर हैं जिन्हें सैम ने देखा था। उस पैच के मध्य में सैम और मिया मंडराते हुए उन प्राणियों की संख्या गिन रहे हैं जिन्हें उसने अभी अभी मारा है। अभी भी हम 10 से पीछे हैं, लेकिन प्रगति बहुत तेज है। किसने सोचा होगा कि तट से इतनी कम दूरी पर इतने सारे लोग होंगे? वे सभी उस पर बहुत जोश से टूट पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से हम उस आदमी का नेता नहीं खोज पाए। सैम ने मानसिक संपर्क के माध्यम से मिया से संवाद किया। मुझे लगता है कि हम बाकी 10 को भी पूरा कर सकते हैं। मैं आपकी दाईं ओर हलचल महसूस कर सकता हूँ। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो फिर चलिए। दोनों ने अप्रतिम गति से पानी में तैरकर कुछ ही सेकंड में हजारों मीटर की दूरी तय कर ली। उस स्थान पर शार्क पर सवार 1 दर्जन जीव सैम की दिशा में बढ़ रहे हैं। तारांकन बूम। उनमें से एक प्राणी को चोट लगी और एक बड़े विस्फोट के साथ उसका शरीर गायब हो गया, केवल सिर ही बचा। विस्फोट के झटके से बाकी सभी जीव दूर चले गए, सिवाय एक के। सैम ने इस प्राणी को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगता है यह मेरा भाग्यशाली दिन है। बीच में मौजूद जीव बाकी जीवों से थोड़ा अलग दिख रहा था। नीले रंग के सरीसृप की जगह त्वचा पर, इसकी छाती और पीठ पर सुनहरे शल्क थे। उसकी शक्ति का स्तर भी उच्च है। उससे निकलने वाली ऊर्जा तरंगे दैवी स्तर की दीक्षा के मध्य स्तर के समतुल्य है। जीव ने सैम को पकड़ लिया और अपने हाथ से अजीब सा इशारा किया। हालांकि कुछ नहीं हुआ। उसने वही इशारा दोहराया और सैम ने उसके चेहरे पर घबराहट देखी। वह पीछे मुड़ा और देखने लगा। उसने देखा कि उसके साथ आए बाकी जीव अब बिना सिर की लाशों के अलावा कुछ नहीं है, जिनमें से बड़ी मात्रा में नीला कीचड़ बाहर निकल रहा है। वह प्राणी सैम की ओर मुड़ा, अपना भाला लिया और उस पर हमला करने ही वाला था। तारांकन क्रंच। सैम ने गहरे पानी में भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। मिया का सिर घोड़े के कंधे पर दबा हुआ था। वह प्राणी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। तारांकन क्रंच क्रंच क्रंच। मिया के 3 और सिर दिखाई दिए और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काट लिया, जबकि प्राणी का चेहरा
भय से आच्छादित उसने प्राणी के शरीर को ठीक 5 भागों में फाड़ दिया। सिर अलग हो गया और शेष शरीर उसके अंगों के आधार पर 4 भागों में विभाजित हो गया। उसमें से नीला कीचड़ भी निकला, लेकिन उसका रंग हल्का सुनहरा था। वापस किनारे पर नेता समुद्र तट पर बैठा हुआ सैम द्वारा छोड़े गए प्राणी को देख रहा है। ये वही मछली है जिसे उसने तब पकड़ा था जब वह किनारे पर आया था और अपने नेता से मिला था। उसे होश आ गया है और वह वापस पानी में जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सूर्य का प्रकाश और गर्म रेत इसके अनुकूल नहीं है। दोनों युवा भी उस जीव को करीब से देख रहे हैं। जबकि नेता को इन जीवों से निपटने का पहले भी अनुभव था, दोनों युवा वास्तव में उन्हें पहली बार इतने करीब से देख रहे हैं। महिला विशेष रूप से उत्सुक हो गई और अपने भाले से उसे छेदने वाली थी। छप छप, एक जोरदार छपाक के साथ समुद्र अंदर से फट गया। मिया अपने पूरे रूप में आ गई। सैम उसके ऊपर खड़ा था। केंद्रीय प्रमुख। समुद्र तट पर बारिश की तरह पानी छलक आया और उसके साथ ही जीवों के सिर भी आ गए, जिसे उसने अभी अभी तोड़ा है। वह शांति से वहीं खड़ा रहा जबकि मिया उसे धीरे धीरे किनारे तक ले गई। भाड़ में जाओ, युवा अपने आप को आने वाले सिरों से बचाते हुए चिल्लाने लगे। दूसरी ओर नेता स्तब्ध था और अपनी आंखें चौड़ी करके सैम को देख रहा था। मिया सावधानी से किनारे पर आई क्योंकि समुद्री जानवरों ने उसे रास्ता दे दिया था। उसने अपना सिर किनारे पर जाने से मना कर दिया। सैम चले गए। वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसे थपथपाया। ये समुद्र अब तुम्हारे हैं, पागल हो जाओ और जो चाहो करो। तारांकन गर्जन। मिया अपने 9 सिरों से दहाड़ती हुई वापस समुद्र में चली गई। सैम ने नेता की ओर देखा और कहा, 100 जीव, जिनमें एक खास जीव भी शामिल है जिसके सिर पर सुनहरे रंग के शल्क है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, हालांकि आपने जिस नेता का उल्लेख किया है वह वही है, उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, विशेष प्राणी का सिर प्रकट हो गया। नेता धीरे से आगे बढ़ी और उस सिर को अपने हाथों में ले लिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। कैसे? तुमने ये कैसे किया? वह नर्म स्वर में बोली, तुम्हारी जानकारी बहुत उपयोगी थी। ये जीव वास्तव में जहर के प्रति बहुत कमजोर है और मेरे पास सबसे शक्तिशाली जहर बनाने की क्षमता है। उन्होंने कोई चुनौती भी पेश नहीं की। अब क्या हम मनुष्यों की मुक्ति के बारे में बात कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और बहुत कम समय बर्बाद करने के लिए। सैम की आवाज, लहजा और चेहरा बेसुध लग रहा था, मानो वह उन भावनाओं से बेखबर हो जो उस समय उसके साथ थी। औरत महसूस कर रही थी। वह बस प्रश्न पूछने के लिए दौड़ा। मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी तुम चाहोगी, जो भी तुम्हें चाहिए, बस मुझसे पूछो। 1 घंटे बाद समुद्र तट से सैकड़ों मील दूर शहर में। सैम ने शुरू में सोचा था कि शहर जंगल के बीच में होगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत शहर के आसपास एक भी पेड़ का नामोनिशान नहीं है। यहाँ तक कि शहर भी लगभग एक प्राचीन खंडहर जैसा है। यहाँ बहुत सी इमारतें बची हुई नहीं है, उनमें से ज्यादातर नष्ट हो चुकी हैं। शहर में अतीत की लड़ाइयों और संघर्षों के निशान भरे पड़े हैं। जहां तक अंदर के लोगों की बात है तो वहां मुश्किल से 1000 लोग हैं, बस इतना ही। उनमें से ज्यादातर नश्वर तल के साधक हैं, कुछ 100 सूक्ष्म तल के साधक। जहां तक समुद्र तट पर सैम को घेरने वाले 50 से ज्यादा साधकों की बात है, वे शहर में एकमात्र दिव्य तल के साधक हैं। सैम का अंदर स्वागत किया गया और उसे केंद्रीय भवन में नेता के निजी कार्यालय में ले जाया गया। नेता शांत हो गया और उसने सैम के लिए कुछ पेय और भोजन की व्यवस्था की। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? उसने कुछ आशा के साथ पूछा। हालांकि सैम ने पहले कुछ स्पष्ट उत्तर दिए थे और विस्तार से उत्तर देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया था, इसलिए उसे बस यही उम्मीद थी कि सैम उसे उत्तर देगा। मैं सैम हूँ। मैं दूसरे लोक से आया हुआ व्यक्ति हूँ, एक लोक जिसमें ऐसे प्राणी हैं जो यहाँ के प्राणियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, और मैं यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने आया हूँ। सैम इस बार सीधा था। उसने पहली बार जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने उन्हें बताया भी तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसका उद्गम और लक्ष्य उन्हें एक कहानी की तरह लगेगा और कुछ नहीं। बिना किसी विश्वास के उन्हें मनाने में उन्हें काफी समय लगेगा। लेकिन अब जब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनका उन समुद्री जीवों से कोई संबंध नहीं है, तो कम से कम उनके लिए उनसे बात करने का कोई मध्य मार्ग तो है। मैं समझ गया। नेता आश्चर्यजनक रूप से शांत था। कम से कम ऐसा प्रतीत तो हुआ। क्या आपके पास कोई और प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? सैम ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने से आपका क्या मतलब है? सैम मुस्कुराया और कहा, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताने जा रहा हूँ, इसलिए विश्वास करें या नहीं यह आपकी पसंद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ऐसे लोगों का शासन है जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उन लोगों ने मेरे जैसे लोगों को एक मिशन या यूं कहें कि खेलने के लिए एक खेल दिया है। इसका मतलब है कि हम तुम्हारे जैसे अलग थलग संसारों में जाकर उन पर विजय प्राप्त करें। यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए हम या तो इस संसार के लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं, या तुम्हें हमारे जैसे ही मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या तुम्हें हमारे जैसे ही देवताओं का भक्त बना सकते हैं। अंतिम लक्ष्य ये होगा कि इस संसार के निवासी मेरे जैसे लोगों के आदेश और मार्गदर्शन के अधीन आ जाएं। और मुझे यकीन है कि यहाँ आने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। तो तुम यहाँ हमें जीतने आए हो, हमें अपने अधीन करने आए हो? उसने आंखें फैलाकर पूछा। खुला, बिल्कुल नहीं। मेरे कई साथियों के विपरीत मेरा कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मुझे यहाँ किसी भी धर्म का प्रचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे बल या अन्य युक्तियों से आपको उपनिवेश बनाने या वश में करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में अपना प्रभाव फैलाने और आप सभी को अपने मार्गदर्शन में लाने में दिलचस्पी रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम एक आम आधार पा सकेंगे जिसके माध्यम से मैं आपको वे चीजें दे पाऊंगा जिनकी आपको मेरे मार्गदर्शन के अनुपालन के लिए आवश्यकता है। और मेरा मार्गदर्शन स्थायी नहीं होगा, यह अस्थायी होगा। एक बार यह खेल खत्म हो जाए तो लगभग 5 साल में आपकी दुनिया अलग थलग नहीं रहेगी। यह अनंत ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों का हिस्सा होगी और इससे आपके विकास में बाधा दूर हो जाएगी। इसका मत, हाँ, आपके लोगों ने पीढ़ियों से जो भी साधना की सीमा का अनुभव किया है वह गायब हो जाएगी। आप इस ग्रह से बाहर जा सकते हैं और दुनिया का पता लगा सकते हैं। आप असंख्य जातियों से मिल सकते हैं, नई प्रौद्योगिकियों, नए अनुभवों और नए रास्तों का अनुभव कर सकते हैं।
और अगर तुम अगले 5 साल मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाओ तो मैं न सिर्फ इस दुनिया के इंसानों को परेशान करने वाली हर चीज को नष्ट कर दूंगा, बल्कि अगले 5 सालों में तुम्हें नई दुनिया के हिसाब से ढलने में भी मदद करूंगा, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम तैयार रहो। मैं अभी आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम आपकी समस्याओं पर चर्चा करें, मैं उन पर काम शुरू करूंगा। उसके बाद आपने जिन अन्य बस्तियों का उल्लेख किया है उनसे संपर्क करें और उन्हें मेरे प्रस्ताव के बारे में बताएं। साथ ही उन्हें मेरे कुछ साथियों की संभावित उपस्थिति के बारे में भी बताएं और उन्हें उनके साथ काम न करने की सलाह दें। क्यों? क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम गठबंधन के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति का चयन करें? सच है, यह आपकी पसंद है और मैं उनके प्रस्तावों को मात देने की कोशिश करके आपको अन्यथा समझाने नहीं जा रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं, वे आपको आशीर्वाद, शिलालेख, गहने, हथियार और यहां तक कि ज्ञान और साधना तकनीक जैसी चीजें देने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपने पूज्य देवताओं के नाम पर बहुत कुछ भेंट करेंगे। वे बहुत ही आकर्षक होंगे और तुरंत परिणाम भी दिखाएंगे, और वे जो वादे करेंगे वे आनंददायक और विश्वसनीय होंगे। मैं अब आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं देने जा रहा हूं। मैं उज्ज्वल कल के बारे में कोई स्पष्ट वादा नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पास कोई भगवान नहीं है जिसे मुझे नए विश्वासियों को इकट्ठा करके खुश करना है। मैं आपके साथ उन संस्थाओं की तरह व्यवहार नहीं करूंगा जो विश्वास प्रदाताओं के एक समूह के अलावा कुछ नहीं है। इसके बजाय मैं आपके साथ काम करूंगा, आपकी समस्याओं को समझूंगा, आपकी जमीन वापस पाने में आपकी मदद करूंगा और बेहतर भविष्य पाने के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा। और जो भी चीजें पेश की जाएंगी वे मेरी और सिर्फ मेरी हैं। इसके लिए भी एक कीमत चुकानी होगी, और मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं या ईश्वरीय कृपा का कोई परोपकारी प्रेषित हूं। यह विशुद्ध स्वार्थी उद्देश्यों से है। आपकी जितनी ज्यादा जमीन मेरे नियंत्रण में होगी, जितने ज्यादा लोगों को मैं अपने संरक्षण में ला पाऊंगा, मुझे इस मिशन के लिए उतने ही ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। जिन साथियों के बारे में मैंने आपको बताया वे भी ठीक इसी कारण से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे इसका खुलासा नहीं करेंगे। ये तुम्हारे लिए है। लेकिन महिला बीच में बोलने ही वाली थी, लेकिन सैम ने बोलना जारी रखा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में स्पष्ट रहें कि भविष्य में मैं क्या कर सकता हूं यदि आपके लोग मेरी स्पष्ट सलाह का पालन नहीं करते हैं और यहां तक कि उसके विरुद्ध भी जाते हैं। इस मिशन में मेरे साथी मेरे प्रतिस्पर्धी हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मेरी विजय को बाधित करना और मेरे प्रभाव को दबाना है, जो उन्हें मेरा दुश्मन बनाता है। और जो कोई भी मेरे दुश्मनों का समर्थन करता है वह भी मेरा दुश्मन होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ईश्वरीय कृपा का कोई दयालु प्रेषित नहीं हूं। मैं अपने दुश्मनों से वैसे ही निपटूंगा जैसा उन्हें होना चाहिए, और मैं उन लोगों को मारना या नष्ट नहीं करना चाहता जिन्हें मैं मुश्किल से ही जानता हूं। मुझे आशा है कि आप उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझा सकेंगे। अब यदि आपकी बात पूरी हो गई है तो मेरे पास कुछ प्रश्न है। महिला गहरी सोच में पड़ गई और फिर आह भरी। ये पचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आइए बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मुझे बताओ, वास्तव में किस कारण से तुम्हारी दुनिया और इसके मनुष्य इस स्थिति में है? आप कितना अधिक जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं कहानी शुरू से जानना चाहूंगा। महिला ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। जैसा कि आपने बताया, इस दुनिया में एक बाधा है, एक सीमा है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये दुनिया ने हमारे बहुत से लोगों को उस सीमा तक पहुंचने दिया। इसलिए एक समय था जब बहुत से बुजुर्ग लोग जो अपनी सबसे मजबूत अवस्था में थे, वे सबसे मजबूत होने के बावजूद समय को अपनी जिंदगी बर्बाद करने देने से थक चुके थे। बताया गया कि वे सभी यह महसूस कर सकते हैं कि उस सीमा से परे भी कुछ है और हमारी दुनिया से परे भी कुछ है, लेकिन उनमें से कोई भी खेती के माध्यम से उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। इसलिए इससे आगे बढ़ने के लिए वे सभी अलग अलग तरीकों की तलाश में थे, और उन तरीकों में से एक है जानवरों पर प्रयोग करना। खास तौर पर 3 लोग उस प्रयोग में खुद को खो बैठे। हम ठीक से नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उनके प्रयोगों में एक दुर्घटना के कारण वे बदल गए। 3 मनुष्य जो मानव प्रजाति के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे, 3 घृणित प्राणियों में बदल गए। वे मानवता और दुनिया की अन्य प्रजातियों के खिलाफ हो गए। उन्होंने उन्हें इन अजीब जीवों में बदलना शुरू कर दिया जिन्हें आपने देखा। उन्होंने पानी, आसमान और जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बेशक एक बात तो यह है कि वे सफल हुए कि उनकी ताकत इस दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर प्राणियों से भी ज्यादा थी। इसलिए मानवता के सबसे ताकतवर प्राणी ने चाहे जो भी प्रतिरोध किया हो, वह उनके लिए बहुत बड़ा था। उस समय मारपीट की गई थी। उनका हमला तब तक जारी रहा जब तक कि हम अंततः वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच गए। मनुष्य अब एक छोटी प्रजाति है जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है और क्षय स्थापित है। ग्रहों के पार बस्तियां, हमारी बस्ती उन सब में सबसे छोटी है। क्या आपके पास इन 3 घृणित कार्यों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी है? सैम ने जानकारी पचाने के बाद पूछा, क्या आपने कभी उनके बारे में बताया है? उनके बदलने से पहले के बारे में जानकारी भी मददगार होगी। महिला ने सिर हिलाया और उसे कुछ स्क्रॉल थमा दिए। सैम ने जल्दी से एक पक्षी कठपुतली की मदद से उन्हें स्कैन किया और उन्हें 3 अलग अलग रिपोर्टों में संकलित किया। पक्षी कठपुतली ने तीनों रिपोर्टों को एक साथ प्रक्षेपित किया। महिला अचंभित रह गई। वह बस आंखें खोलकर यह नजारा देख रही थी। सैम ने बस उसे तिरछी नजर से देखा और विवरण जांचना जारी रखा। ऐसा नहीं है कि वह स्क्रॉल के माध्यम से रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता, हालांकि वह अपने पक्ष में होने के गुणों को प्रदर्शित करने के अवसर का उपयोग कर रहा है। ये सिर्फ बुनियादी गाजर और छड़ी विधि है। उसने कुछ मिनट पहले उसे और इस जगह के सभी मनुष्यों को धमकाया था। अब वह दिखा रहा है कि उस धमकी के साथ उसके पास कुछ अविश्वसनीय पेशकश हो सकती है। वह पूछना चाहती थी कि आखिर यह क्या है और सैम ने यह कैसे किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि सैम कितनी गंभीरता से जानकारी को देख रहा है और उसने कुछ भी बोलने से परहेज किया। सैम को रिपोर्ट समझने में केवल 10 मिनट लगे। अधिकांश जानकारी उनके परिवर्तन से पहले की है। जिसे आप जल घृणा कहते हैं वह जल तत्व साधक है, आकाश घृणा वायु साधक है और भूमि घृणा पृथ्वी और लकड़ी के साथ एक दोहरी तत्व साधक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे विशिष्ट घृणित कार्यों में क्यों बदल गए, लेकिन उनके किसी भी प्रयोग और उनके द्वारा की गई संभावित चीजों का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया रहस्य है। किसी भी जीवित बस्ती के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। घृणित बनने से पहले भी वे इस ग्रह की मानव जाति के लिए बहुत शक्तिशाली हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर कर सके, भले ही वे कोशिश करें। इसलिए उन्हें गुप्त रखा गया और युद्ध के बाद भी वे गुप्त ही रहे। किसी ने इस बारे में और अधिक जानने की कोशिश नहीं की। शायद वे अपनी प्रयोगशालाओं में इसका कोई रास्ता खोज सकते थे। सैम ने पूछा, हमने ऐसा करने के बारे में सोचा था और हमें विश्वास है कि हम वास्तव में इस स्थिति के लिए कुछ इलाज पा सकते हैं। भले ही हम उन जीवों को वापस न ला सके, लेकिन हमें कम से कम विश्वास है कि हमें उनकी कमजोरियों के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। लेकिन हम उस विचार को मन में ला पाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। हम अपने सीमित ज्ञान के साथ बमुश्किल यथास्थिति बनाए रख पा रहे हैं। जिस तरह हमने पानी के घृणित जीवों और उनके अधीनस्थों को दूर रखने के लिए जहरीले समुद्री जानवरों का इस्तेमाल किया, उसी तरह अन्य बस्तियों के पास भी अन्य घृणित जीवों को दूर रखने के लिए ऐसे ही साधन है। यद्यपि हम सापेक्षिक रूप से सुरक्षित हैं, फिर भी हम ऐसे महान विचारों को मन में नहीं ला सकते, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे वर्तमान साधन अस्थायी हैं। ये जीव धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले जीवित रहने के तरीकों के बारे में सोचना है। समझा। ये कहने के बाद सैम कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह बस यही सोचता रहा कि क्या करना है और योजना के साथ आगे कैसे बढ़ना है। कुछ देर बाद उसने उससे बात की। मैं आपका नाम पूछना भूल गया। नैला। ठीक है, सभी बस्तियां एक साथ क्यों नहीं है? क्या आप लोगों के पास स्थानिक परिवहन तकनीक नहीं है? कुछ बस्तियां ऐसा करती हैं और उन्होंने शुरुआत में ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन स्काई एबोमिनेशन के पास इसे बाधित करने का एक तरीका है। जब ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है तो उसके पास लोगों के स्थानों को खोजने का साधन होता है। इसके माध्यम से ये हमारे द्वारा बनाए गए भ्रमसरणी को देखने में कामयाब रहा और कुछ बस्तियों को नष्ट कर दिया। सैम ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। यहाँ प्रवेश करते ही उन्हें वहां के उपायों की जानकारी हो गई। उन्होंने जिस भ्रमसरणी का उल्लेख किया है वह एक शालीनता से बनाया गया भ्रम है जो सभी इंद्रियों के लिए उनकी उपस्थिति को छुपाता है, और इसे इस हद तक डिजाइन किया गया है कि इसे केवल मनुष्य ही देख सकते हैं, जिसे निष्पादित करना अपने आप में इतना आसान नहीं है। इसे सक्रिय रखने के लिए एक अत्यधिक बुद्धिमान आत्मा की आवश्यकता होती है और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। सौभाग्य से वे ऊर्जा स्रोत के रूप में कुछ स्पिरिट स्टोन खानों का उपयोग कर रहे हैं। वे संरचना का हिस्सा हैं और वे काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। यह आकाशीय घृणा के विरुद्ध उपाय है। पानी के घृणित तत्वों के खिलाफ उपाय बहुत स्पष्ट है। जहरीले जानवर और लाइट हाउस के रूप में स्थापित एक चेतावनी तंत्र। इसके लिए भी उच्च स्तर की आत्मा की आवश्यकता होती है। भूमि के लिए घृणा के रूप में उन्होंने सभी जंगलों को हटा दिया। यहाँ तक कि शहर की नींव भी पूरी तरह से नया रूप ले चुकी थी। इसे आसपास की मिट्टी से अलग कर दिया गया था। एक और बात जो उन्होंने नोटिस की वह यह है कि चारों ओर मृत्यु ऊर्जा की कुछ उपस्थिति है, शायद उनकी जीवन शक्ति को छिपाने के लिए, जिसे लकड़ी तत्व द्वारा पहचाना जा सकता है। सैम ने अगली कार्ययोजना पर विचार किया और कहा, तुरंत सभी अन्य बस्तियों से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि मैंने आपको क्या बताया है। उन्हें मेरे अस्तित्व और मेरी आकांक्षाओं के बारे में बताएं। पारदर्शी रहें और उन्हें बताएं कि अगर वे खुद को अन्य बाहरी साधकों के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। उनसे ये भी कहो कि यदि वे मुझे इन बाहरी किसानों के बारे में बता दे तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। अगर वे पूछे कि किस तरह का इनाम, तो हो सके तो उन्हें ये दिखाओ। जैसा कि सैम ने कहा, उसने बंदूक निकाली। सटीक रूप से कहें तो एक हैंडगन। इस पर बैंगनी रंग के पैटर्न थे। इससे एक बेहद भयानक और जहरीली आभा निकल रही थी। नैला ने बंदूक पकड़ ली और असमंजस से उसकी ओर देखने लगी। मैं तुम्हें एक क्षण में एक प्रदर्शन दिखाऊंगा। अपना हाथ मुझे दो। नैला ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। सैम ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। तारांकन स्वूश। वे दोनों उस जगह से गायब हो गए और शहर से कुछ मील दूर फिर से प्रकट हुए। इससे पहले कि नैला अपनी स्थिति को संभाल पाती, उसने महसूस किया कि कोई बलों से फिर से खींच रहा है। इस तरह कुछ झटकों के बाद वे पुनः उसी समुद्र तट पर आ गए जहां वे शुरू में थे। उसी समय समुद्र के पानी में एक भंवर उत्पन्न हुआ जिसमें से कई मानव जैसे जीव निकले। इससे पहले कि वे समुद्र तट की ओर गोली मारते, उन्हें सामना करना पड़ता। वे रेत में धंस गए और तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। जब उनकी नजर सैम और नैला पर पड़ी तो वे तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। सैम ने नैला से बात करते हुए एक अलग बंदूक निकाली और उन पर निशाना साधा। मेरे जैसी ही हरकतें करो, हथियार को इस तरह निशाना बनाओ। उसने वैसा ही किया। अब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा इंजेक्शन लगाओ। सैम ने जानबूझकर बताया कि उसे किस प्रकार ऊर्जा इंजेक्ट की गई और उसने हुबहू उसकी नकल की। अब उस ट्रिगर पर क्लिक करें। बैंग बैंग। बंदूक से 2 गोलियां निकली और 2 प्राणियों को लगी। तारांकन कशकश। गोलियां लगते ही वे जहरीले धुएं के गुबार के साथ फट गए। दौड़ते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। पानी से बाहर निकली मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। कुछ ही सेकंड में वे मर गए। उनके शरीर सूखी मछली की तरह सूख गए। नैला ने अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर ली। कृपया इन्हें खत्म कर दीजिए। नैला लगातार उन पर गोली चलाती रही। सैम हैरान था कि वह कितनी अच्छी निशानेबाज है। उसने 12 गोली चलाई, कई बार, और 8 लक्ष्यों पर निशाना साधा। पहली बार के लिए बुरा नहीं है। जब वह उनसे बात कर चुकी तो उसने बात की। मैंने उनके साथ जो अनुभव किया है उसके अनुसार ये जीव शक्तिशाली जहर के प्रभाव में बहुत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनसे सीधे लड़ना कठिन है, भले ही आपकी ताकत उनकी तुलना में अधिक हो। वे संख्या में अधिक हैं, युद्ध में शक्तिशाली हैं तथा वे उपचार भी करते हैं, लेकिन जब आप सचमुच शक्तिशाली जहर का प्रयोग करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप ये तरीका इसलिए नहीं अपना रहे हैं क्योंकि जीव जंतु इसके आदी हो चुके हैं। आपके ग्रह के लोग जो भी जहर बना सकते हैं उनमें से अधिकांश के लिए क्या करना होगा? नैला ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। वह अभी भी इस एहसास में खोई हुई है कि इन लोगों को मारना कितना आसान था। दुष्वप्न प्राणी। सदमे से बाहर आने के बाद वह सैम से कुछ पूछने वाली थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया और उसे एक स्थानिक अंगूठी फेंक दिया। ये घेरा हथकड़ों से भरा हुआ है। प्रत्येक हथियार केवल 15 गोलियां ही झेल सकता है और यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मुझे यकीन है यह आपकी बस्ती में रक्षा की पहली पंक्ति के लिए पर्याप्त अग्निशक्ति है। मेरे पास पानी के अन्य घृणित तत्वों और अन्य घृणित तत्वों तक पहुंच नहीं है, लेकिन जिन जीवों का हमने सामना किया और उन शौकों के लिए इस तरह का हथियार पर्याप्त होगा। बेशक आप शार्क पर कुछ और बार गोली चलाना चाहेंगे, इसे सौदेबाजी के साधन के रूप में प्रयोग करें।
जब तक वे मेरा सौदा स्वीकार करते हैं उनके पास इनमें से कुछ होंगे, और मैं आपके कुछ क्षेत्र को वापस पाने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना भी तैयार करूंगा। मुझे 1 घंटे में जवाब चाहिए। इस बीच मुझे कुछ शोध करने के लिए एक शांत और एकांत कमरे की आवश्यकता है। नैला ने सिर हिलाया और वे जल्दी से शहर वापस चले गए, जबकि सैम को उसकी पसंद के अनुसार एक कमरे में भेज दिया गया था। वह दूसरे कमरे में अपने साथियों से बात करने चली गई। बस्तियां